ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूं, थैंक यू सो मच। चलिए सर, तो अभी हमें डिस्कशन करना है इनपुट आउटपुट के ऊपर। और कल कुछ बेसिक चीजें मैंने डिस्कस की थी, जैसे कि आमतौर पे जब हम बात करते हैं सिस्टम बस की, यस, आमतौर पे जब हम बात करते हैं सिस्टम बस की, अच्छा यार वो मैं भूल गया, डालूंगा। तो सिस्टम बस से हमारा क्या मतलब होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस हम डायरेक्ट एसोसिएट नहीं कर सकते, वहां पे हमें इंटरफेस चाहिए। और वहां पर भी आप जानते हैं कि अलग अलग लाइन हमारे पास है, डेटा की लाइन अलग है, एड्रेस लाइन अलग है, कंट्रोल लाइन अलग है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो मैं दोबारा आपको एक बात याद दिलाऊं, ये जो डेटा की भी लाइन अभी आपको नजर आ रही है, क्या ये भी सिंगल लाइन है या ये भी मल्टीपल लाइंस है? ये भी मल्टीपल लाइंस है ना? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप याद है नोटेशन हम की बात कर रहे थे, अगर सर डैश करके हम लिखते हैं 16, तो इसका मतलब कि डेटा को कैरी करने के लिए भी हमारे पास कितनी लाइन है? 16 लाइन है। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके सर, तो अब इंटरफेस की हमने बात की, फिर मैंने आपको बताया कि मेमोरी को हैंडल करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो 3 तरीके हमने ऑब्जर्व किए थे, बताओ कौन कौन से? एक आइडिया था मेमोरी मैप्ड का, जहां पर हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट इन दोनों में आपस में कोई डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं? नहीं, कोई डिफरेंशिएट नहीं करते और सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। बट उस केस में होता ये है कि सेम एड्रेस आप 2 बार यूज नहीं कर सकते, है ना? तो अगर कोई एड्रेस आप मेमोरी को दे रहे हैं तो अब वो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को नहीं देंगे, या अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे रहे हैं तो मेमोरी को नहीं देंगे। याद है ये पॉइंट? यस यस यस, वेरी गुड। सिमिलरली अगला आइडिया जो हमने बात किया था आइसोलेटेड का, वहां पर हमने समझा था कि दोनों को हम इंडिपेंडेंट अलग अलग लाइनें देंगे, जिससे ऑब्वियसली हम सेम एड्रेस मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली बाद में सीपीयू किससे कम्युनिकेट कर रहा है, मेमोरी से कर रहा है या आईओ डिवाइस से कर रहा है, वो हमें ऑटोमेटिकली बाद में पता लग जाता है। यस, फेयर इनफ। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट आइडिया मैंने आपसे डिस्कस किया था वो किया था इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का, जिसमें हमने समझा था कि आजकल जितना भी रिसेंट काम चलता है या जितने भी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं, वहां पर ये सब करने के लिए क्या हमारे पास अलग से प्रोसेसर होता है? जी हाँ, जो आमतौर पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर पे, और ये एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जहां पे लर्निंग हमारी बाद में काम आएगी, है ना? तो एक पॉइंट जो कल मैं क्लास कंक्लूड करते हुए भी आपसे बोल रहा था बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, कि हम कब बोलेंगे डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनस है? जहां पर सेम क्लॉक होगा। वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव बाय डिवाइस कॉल्ड मास्टर जनरेटर, यानी कि ये एक क्लॉक है जो क्लॉक पल्स जनरेट करेगी। द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम आर सिंक्रोनाइज्ड बाय मीन ऑफ क्लॉक, दैट इज कॉमन क्लॉक पल्स। इवन डिजिटल के अंदर भी आपको याद है जब हम काउंटर्स बना रहे थे, अगर हर फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक मिलती थी तो उसको कैसा काउंटर बोलते थे हम? कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर, है ना? और अगर हर फ्लिप फ्लॉप के पास अलग अलग क्लॉक थी तो उसको हम क्या बोलते थे? असिंक्रोनस काउंटर। कुछ वही मैकेनिज्म यहाँ पे है। सो व्हेन कम्युनिकेशन हैपेंस बिटवीन द डिवाइस दैट आर अंडर द सेम कंट्रोल यूनिट और सेम क्लॉक, देन द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंक्रोनस। क्या बात याद रखेंगे आज के बाद? अगर दो डिवाइस जो सेम क्लॉक के अंदर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड इट्स रजिस्टर। अगर प्रोसेसर का एएलयू का रजिस्टर से मेमोरी से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, मेन मेमोरी से या कैश से, तो क्या उसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलेंगे? हाँ। अच्छा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है तो बहुत सारी बातें ऑब्वियस है। जैसे मैं एक दो बात आपसे को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए सीपीयू हमारे पास है ना?
सीपीयू ने कोई डेटा मेमोरी में ट्रांसफर किया, अब आप मुझे बताओ क्या इस ट्रांसफर के बाद भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए? क्या हम श्योर हो जाना चाहते हैं कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्या हमें इस बात का शक है कि मेमोरी को उस समय कुछ और काम तो नहीं कर रहा था? नहीं। तो दोबारा समझिएगा, देयर वी नीड नो एक्नॉलेजमेंट। हमें पता है मेमोरी किसके कंट्रोल में है, मेमोरी किसके कंट्रोल में है भाई? मेमोरी सीपीयू के कंट्रोल में है। इस लाइन पे अगर कुछ भी होगा या अगर मेमोरी कोई और काम में इन्वॉल्व होगा तो क्या उसका नॉलेज सीपीयू को पहले से होगा? हाँ, क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू तो हैंडल कर रहा है ना। तो क्या सीपीयू की जानकारी के बिना मेमोरी किसी और ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं। और जाहिर सी बात है अगर सीपीयू डेटा भेज रहा है तो सीपीयू श्योर है कि मेमोरी इस समय आइडल है, मेमोरी कहीं बिजी नहीं है। तो यहां पर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट की कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वी नीड नो एक्नॉलेजमेंट। लेकिन वहीं अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या अगेन मैं बात करता हूं असिंक्रोनस की, when communication timing between two devices are independent, they are under different controls, then this kind of a communication is called asynchronous। जैसे पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, now that communication, that data communication is an example of, नमस्ते, that data communication is an example of asynchronous communication। और वहां पर आपने देखा ही है कि कितनी हेडेक हमें लेनी पड़ी, कभी एरर कंट्रोल, कभी फ्लो कंट्रोल, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, और तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट रखना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट श्योर। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? Asynchronous data transfer between two independent require that the control signal be transmitted between communicating unit to indicate at the time at which data is being transmitted। अभी ये एक एक करके हम देखेंगे। ये बोलने की कोशिश कर रहा है क्या यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि डेटा कब सेंड करते हैं? यस। अगर आपको याद हो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जब हमने ड्यूटी दी थी फिजिकल लेयर को, क्या एसएफडी स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर या एक 0101 का सीक्वेंस हम पहले सेंड करते हैं? प्रीएम्बल याद है? हमने प्रीएम्बल और एसएफडी दोनों पढ़ा था। वो यही तो इंडिकेटर होता है ना जो बताता है दूसरे स्टेशन को कि भाई डेटा आने वाला, तैयार हो जाओ। वो बताने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो एक अलग सिस्टम है, हम एक अलग सिस्टम है। हो सकता है वो किसी और ऑपरेशन में बिजी हो, अगर उसको पहले से इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल, जो रेडी स्टडी एंड गो वाला मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। अब ये काम करते कैसे हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टॉप सिग्नल या 3 वे हैंडशेक किस तरह से ट्रांसफर अकर होता है, इससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लुक एट दिस डायग्राम, आई विल गो वन बाय वन, फिर जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। देखिए जरा इधर ध्यान दीजिए। लुक एट दिस, इनिशिएशन कोई भी कर सकता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में एक आपके पास सोर्स यूनिट है, एक आपके पास डेस्टिनेशन यूनिट है। क्या फॉलो कर पा रहे हैं दोनों को? सोर्स यूनिट और डेस्टिनेशन यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं। एक लाइन है डेटा बस, दूसरी लाइन है स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने पूरी फिलॉसफी डिजाइन करी होगी उनको ऑनर करने के लिए। बाकी आप मान सकते हैं ये सिर्फ एक सिग्नल है, एक पैटर्न है बताने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले ये नीचे वाला टाइमिंग डायग्राम में सब बेटर समझोगे। हम सबसे पहले, अगर मैं टाइम से समझाऊं आप बेटर समझोगे। मान लीजिए 7 बजे हमने डेटा लाइन के ऊपर डेटा रख दिया, तो पहले हमने सिग्नल भेजा है पहले डेटा रखा? मुझे बताओ। पहले हमने वैलिड डेटा रख दिया, तो अब वैलिड डेटा चालू हो गया। और मान लीजिए उसके बाद, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, 7:10 पे हमने एक सिग्नल भेजा। जैसे ही सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, बताओ डेस्टिनेशन को क्या पता लग जाएगा? जैसे ही ये स्टेशन, वार्निंग मत बोलो इसको, ये तो पॉजिटिव सिग्नल है, उसको ये बताने के लिए कि इस समय डेटा लाइन के ऊपर क्या वैलिड डेटा है? जी हाँ। और अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ट्रांसफर की बात करें, कॉपी करना है, तो अब वो उसको कॉपी कर सकता है। तो ध्यान रखना है, पहले स्टॉप सिग्नल सेंड करना है या वैलिड डेटा सिग्नल सेंड करना है, कि पहले वैलिड डेटा रखना है लाइन के ऊपर? तो पहले वैलिड डेटा रखना है, उसके बाद सिग्नल देना है कि हमने
वैलिड डेटा लाइन पे रखा, अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। बताइए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, ये जो वैलिड डेटा है, इस वैलिड डेटा की भी अपनी कोई रेंज होगी। मान लीजिए हमारी अंडरस्टैंडिंग है 5 यूनिट, 7:15 पे हम वैलिड डेटा डाउन करेंगे और उसके बाद मान लीजिए 7:20 पे हम वैलिड डेटा भी वहां से हटा लेंगे। पहले वैलिड डेटा हटाना है या पहले सिग्नल रिमूव करना है? सोचिए, पहले सिग्नल रिमूव करना है ताकि हम उसे श्योर हो जाएं कि भाई अब आपको कॉपी नहीं करना है, एंड नाउ यू कैन डाउन दिस वैलिड डेटा लाइन। अब 2-3 बातें ऑब्जर्वेशन वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस सारे काम करने के बाद क्या हम श्योर हैं कि डेस्टिनेशन ने डेटा कॉपी कर ही लिया होगा? यस और नो? वही मैं समझा रहा हूं, हाँ हम श्योर हैं, वही मैं समझा रहा हूं, हम श्योर हैं। वो क्यों? क्या डेस्टिनेशन पर्सनली हमारे लिए काम करता है? क्या वो हमारा सर्वेंट है? हाँ, ये जो डेस्टिनेशन यूनिट है, अभी ये जो कम्युनिकेशन यहां पर हो रहा है, ये हम किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? सिंक्रोनस को कि एसिंक्रोनस को? बताओगे एक बार, अब तो अंदाजा लगा सकते हो। ये सर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। मान लीजिए दिस इज योर सीपीयू एंड दिस इज योर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कुछ और तो कर नहीं रहा, मैंने पहले वैलिड डेटा रखा, फिर सिग्नल भेजा, अब मेमोरी को चाहिए कि उस डेटा को मेमोरी के अंदर कॉपी कर ले, एंड देन मैं सिग्नल को डाउन कर दूंगा। एक और बात, क्या मैं यहां पर फ्लो कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म लगा रहा हूं? गौर करो इस बात पे, फ्लो कंट्रोल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है तो क्या मुझे डेस्टिनेशन यूनिट की प्रॉपर्टीज का भी अंडरस्टैंडिंग है? जी हाँ, मुझे पता है वो किस स्पीड से कॉपी कर सकता है, किस स्पीड से प्रोसेस कर सकता है। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा कब डेटा रखना है, कब टाइमिंग डायग्राम में ये सिग्नल डाउन कर देना है, यानी कि वो हम ये मान लेते हैं खुद ब खुद कि हमें समझ है उसको कितना अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। मुझे बताइए पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? वैलिड डेटा और स्टॉप सिग्नल में टाइम गैप क्यों है? होना भी चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं काम करने के लिए। लेट मी कोट एन एग्जांपल। हम रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं काम करने के लिए, है ना? तो आप मुझे बताइए आप पहले क्या करेंगे? पहले लाल झंडा लगाएंगे या पहले काम करना चालू करेंगे? नहीं, सेम टाइम पे क्यों नहीं कर रहे आप? मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं, सेम टाइम पे क्यों नहीं कर रहे? तुरंत काम करना चालू करो, तुरंत लाल लाल झंडा लगाओ। बात समझ आई? कुछ खोपड़ी में घुसा? सिमिलरली जब काम करना बंद करेंगे तो पहले झंडा हटाओगे या पहले काम करना बंद करोगे? भाई काम करना जब बंद करोगे उसके बाद झंडा हटाओगे ना। ये बात समझ आ रही है? तो मैं इस पूरी डेटा रेंज में पहले वैलिड डेटा रखूंगा। एक और बात, हम जो भी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, आप किस चीज को किसी भी लेवल तक पैरेललिज्म पे जा सकते हो, बट एक बार में तो एक ही काम करेंगे ना। कंप्यूटर का जब प्रोग्राम रन करेगा, सोचो तो क्या करेगा? बोलेगा स्टेप नंबर 1 में पहले डेटा रखो, स्टेप नंबर 2 में स्टॉप सिग्नल रखो। लेकिन आप बोलोगे नहीं, दोनों एक साथ कर। क्या हमारा कंप्यूटर एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन रन करता है? मुझे बताओ, या मैं कुछ अजीब बात कर रहा हूं आपसे? सर एक बार में तो एक ही काम करता है। No matter how powerful your computer is, a multi-programming uniprocessing machine is capable of executing only one instruction at a time. तो पहले आप तैयारी करिए, उसके बाद सिग्नल भेजिए, है ना? किसी को चिट्ठी देनी होगी तो क्या करोगे? पहले गेट के पास चिट्ठी रखोगे, फिर कोने पे जाके सीटी मारोगे, या गेट पे खड़े होके सीटी मारोगे? बताओ। थोड़ा दिमाग लगाया करो, ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो पहले वैलिड डेटा रख दो, फिर सिटी मारो। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आ रही है क्या? कैसे यहाँ पे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है? क्या इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है? मुझे बताइए, क्या इस कम्युनिकेशन में किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्या मुझे एक्नॉलेजमेंट की, फ्लो कंट्रोल की, एरर कंट्रोल की कोई जरूरत है? मुझे बताएं, मैं सारी बातें आपसे पूछ रहा हूं। हमें किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही गुलाम है, हमें अंदाजा है कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है।
यस। अब जरा इधर आइए, लुक एट दिस, लुक एट दिस। उल्टा हो सकता है, यहां पर आप देखोगे, मान लीजिए मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि सीपीयू को मेमोरी से डेटा कॉपी करना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, अंदाजा कभी खराब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका, मेरा, किसका अंदाजा खराब नहीं हो सकता? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, अंदाजे खराब हो सकते हैं, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, मशीन का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन है, क्या इसके अंदर भावनाएं हैं, इसके अंदर इमोशन है, इसको बाबू सोना करना है? जी नहीं। जो आदेश दिया उसका पालन करना, बात खत्म। तो अगर उसने बोला 5 मिनट के अंदर मैं कॉपी करूंगा, तो 5 मिनट के अंदर कॉपी कर लिया होगा, वरना वो मर गया है। अगर नहीं हुआ कॉपी तो मतलब भैया वो हार्डवेयर ही खराब हो गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मशीन। चलिए इधर आ जाइए। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे स्टॉप सिग्नल, बड़ा बड़ा मजेदार आइडिया। यहां पे सिग्नल कौन किसको सेंड कर रहा है? यहां पे डेस्टिनेशन सेंड कर रहा है सोर्स को, क्योंकि हो सकता है डेस्टिनेशन हीरो हो। देखो मैंने सिचुएशन चेंज कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको डेटा रीड करना हो सीपीयू को, जैसे वहां डेटा राइट करना था, इधर रीड करना है। तो इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं सोर्स इनिशिएटेड कम्युनिकेशन। ये जो पहला फर्स्ट केस आपने ऑब्जर्व किया, इसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन इनिशिएटेड या सोर्स इनिशिएटेड? इट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड और सोर्स इनिशिएटेड? इट्स कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड, क्योंकि सोर्स ने स्टॉप सिग्नल सेंड किया। क्या बात समझ आ रही है क्या? नाउ दिस इज कॉल्ड, सेकेंड वन इज कॉल्ड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। अब यहां देखिएगा, गौर करिए, मैंने सिग्नल सेंड किया पहले 7:10 पे, मेमोरी को बताया कि बेटा डेटा लाइन पे रख दो, मेरे को कॉपी करना है ना। अब मान लेते हैं फिर वही बात, 7:05 पे, थोड़ा समय उसने लिया होगा प्रोसेसिंग करने में, 7:05 पे उसने वैलिड डेटा लाइन पे रख दिया। अब सोर्स ने वैलिड डेटा लाइन पे रखा, ये हमारा मानना है या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है सर। वैसे क्या डेस्टिनेशन के पास इस बात को क्रॉस चेक करने के अलावा के लिए कोई ऑप्शन है? क्या डेस्टिनेशन को, उसके पास कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं, एक्नॉलेजमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सोर्स ने बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया कि उसे सिग्नल मिला कि नहीं मिला, बट क्योंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल में और सिर्फ हमारे लिए काम करता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 7:05 पे ये काम हो गया होगा। अभी इसके लिए कहानी आपको सुनाऊंगा जिससे आप ये बात याद रखेंगे। यस। अब ध्यान से देखिए, यहां पे अंडरस्टैंडिंग अपने हाथ में है। बताओ मैं स्टॉप सिग्नल डाउन कब करूंगा? मैं सिग्नल डाउन कब करूंगा? जब ऑब्वियसली मैं श्योर हो जाऊंगा कि मैं डेटा रीड कर चुका हूं। यस और नो? यस। उससे पहले भला क्या प्रॉब्लम है? तो मैं श्योर हो चुका हूं कि मैं डेटा रीड कर चुका हूं। उसके बाद उसके बाद जैसे ही मैं सिग्नल डाउन करूंगा, सोर्स समझ जाएगा, सिग्नल तो सोर्स तक जा रहा, सोर्स समझ जाएगा अच्छा इसका मतलब डेस्टिनेशन ने डेटा रीड कर लिया है, अब मैं भी अपना वैलिड डेटा डाउन कर सकता हूं, तो वो भी वैलिड डेटा लाइन से हटा लेगा। ये देखिए, इस तरह से आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि कैसे मेमोरी से सीपीयू या इंटरनल जो डिवाइस, एक ही सिंक्रोनस डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लैग ले रहा हूं हर किसी के बीच में, है ना। अब जब आप मशीन बनाएंगे तो वो मैकेनिज्म आपको पता होगा कि कितने बिट का ट्रांसफर हो रहा है, हार्डवेयर की क्या कैपेसिटी है, प्रोसेसर किस फ्रीक्वेंसी पे, किस क्लॉक से के साथ पल्स जनरेट कर रहा है, तो उस बेस पे डिसाइड होगा कि इनका टाइमिंग डिफरेंस क्या होगा। इसको ऐसे समझिए, लखनऊ के नवाबों की कहानी सुनी है आपने? नहीं सुनी? वह कहीं तो सुना होगा, लखनऊ के नवाब। पहले आप वाली तो कहानी है। चलिए आपको एक नई बात बताता हूँ, सिंक्रोनस कहानी बताता हूँ। एक बार एक नवाब को दूसरे नवाब ने अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया। यस। खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था। अब खाने के बाद ऑब्वियसली क्या खाना था? पान खाना था। तो नवाब साहब ने
अपने आदमी को बुलाया, उससे बोला जाओ सामने की दुकान से पान लेके आओ। अब नवाब साहब यहीं बैठ के नरेशन बता रहे हैं अपने दोस्तों को कि अभी वो चप्पल पहन रहा है, अब वो जीने से नीचे उतरा, अभी वो गार्डन से होते हुए मेन गेट पे पहुंचा, अब उसने सड़क पार की, अब उसने जाके पनवाड़ी को बोला कि पान दे, अब पनवाड़ी पान का पत्ता धो रहा है, अब उसने पान लगाया, अब वो पान पैक कर रहा है, अब हमारा गुलाम हमारा खादिम उसे वापस लेके आ रहा है, फिर उसने सड़क पार की, फिर वो गार्डन से होते हुए वापस आ रहा है, अब वो जीना चढ़ रहा है, और फाइनली लाओ भाई पान दो। देखा तो सामने वो पान लेके खड़ा हुआ है। बाकी सब लोग बड़े इंप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा, कहते कि यार क्या बात है यार। तब आप मुझे बताएं, ये नवाब साहब थे, ये किस तरह का कम्युनिकेशन में विश्वास रखते थे, सिंक्रोनस या सिंक्रोनस? सिंक्रोनस, हर चीज डिसाइडेड है, शायद रोज का पैटर्न रहा होगा, हर चीज की प्रैक्टिस की होगी कई बार, बट अब उनको अंदाजा है क्या काम करने में कितना समय लगता है ना। अब ये देख के जो बाकी के वहां नवाब बैठे हुए थे, जो उनके मेहमान थे, बड़े इंप्रेस हुए। तो उनमें से एक नवाब अपने घर गए, उन्होंने भी 6 महीना खूब प्रैक्टिस की, फिर बाकी सब नवाब को अपने यहाँ बुलाया खाने के लिए, खाना हुआ, उसके बाद कहा देखिए अब हम भी यही करेंगे। तो उन्होंने बोला जाओ बेटा पान पैक करा खिलाओ, कहते जी सर। अब वो कह रहा है अब वो जीने से नीचे उतर रहा है, अब उसने गार्डन पार किया, अब उसने सड़क पार की, अब उसने पनवाड़ी को बोला कि पान लगाओ, अब उसने पान बना के उसको दिया, अब वो सड़क पार करके वापस आया, अब वो गार्डन होते हुए ऊपर आ रहा है, अब वो जीने पे है, अब बोल रहा लाओ पान दो। तो बताओ खादिम ने क्या कहा? कहते जनाब पान छोड़ो, अभी मुझे चप्पल ही नहीं मिल रही, मैं चप्पल ढूंढ रहा हूं अपनी, पता नहीं कौन ले गया। मैं यही हूं तब से। तब बताओ ये स्टोरी भूलोगे तो नहीं? तो दूसरे नवाब ने भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की कोशिश की, लेकिन 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 जैसा आपने बोला अंदाजा है, अंदाजा गलत हो गया। उस दिन कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांस हो गए, और आमतौर पे जिस काम को करने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लग गया। यस, उसका गुलाम नॉन डिटरमिनिस्टिक निकला नहीं, कोड में उसने अच्छे से एल्गोरिथम डेवलप नहीं किया नवाब ने, उसने इस चीज के लिए प्रोविजन ही नहीं रखा। लेकिन ये प्रॉब्लम है रियल टाइम सिस्टम्स की। रियल टाइम सिस्टम इसीलिए डिजाइन करना आसान है कि बहुत मुश्किल है। देयर यू मस्ट गारंटी कि इतने समय के अंदर ये काम होना चाहिए। इस काम को हैंडल करने के एक बेटर अप्रोच ये था कि नवाब साहब को पहले क्रॉस चेक करना चाहिए था, या वहां पे 2-3 चप्पल का प्रोविजन होना चाहिए, नहीं कि अगर एक चप्पल नहीं भी मिले तो दूसरी चप्पल लेके आगे चला जाए। पनवाड़ी भी 2-3 होने चाहिए, हो सकता है पनवाड़ी ना आया हो। तो खैर बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी, बट ये समझ पा रहे कि दोनों ही सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। पहले वाला जो है वो सोर्स इनिशिएटेड है, और दूसरे वाला जो है वो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है। फर्स्ट वाले में स्टॉप सिग्नल पहुंचने तक डेटा बस पर ही रहेगा। फर्स्ट वाले में जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज जब तक स्टॉप सिग्नल एक्टिव है तब तक ये एक तरीका है कैश मेमोरी को बताने का कि अभी हमने डेटा कॉपी नहीं किया है। हम डेटा कॉपी करेंगे तो हम सिग्नल डाउन कर लेंगे। बताइए कैसे हमने स्विचिंग किया, कहीं कोई डाउट है तो? यस यस स्टेयर्स, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या हमें फीडबैक चाहिए? क्योंकि हमको नहीं पता सर जो डेस्टिनेशन यूनिट है वो कैसे काम कर रही है। स्टॉप सिग्नल सिर्फ ये बताने के लिए है कि अभी हम एक्टिव हैं। नहीं, अलग अलग बात है
स्टार्टिंग में स्टॉप सिग्नल ये बताने के लिए था जब सोर्स इनिशिएटेड कम्युनिकेशन था कि सोर्स डेटा कॉपी करना चाह रहा है, सॉरी सोर्स डेटा आपको बताना चाह रहा है, राइट करना है। यहां पर ये बताने वाला था कि सोर्स इनिशिएट करना चाह रहा है, तो सिग्नल के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। यस और नो? यस। अभी इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे, आप समझोगे। इधर आ जाइए। नाउ लुक एट दिस। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और सिग्नल भी आपको 3 नजर आ रहे हैं। यहाँ स्टॉप नहीं, बस डेटा वैलिड एक्सेप्टेड इस टर्म्स में हम बात करते हैं। इसका रीजन ये है, ये जो कम्युनिकेशन है ये सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है? तो यहाँ पर हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से असिंक्रोनस कम्युनिकेशन वैलिड होता है। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं, दोनों तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, एक बार सोर्स इनिशिएटेड, एक बार डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। तो अब एक एक करके गौर करिएगा। सबसे पहले क्योंकि सोर्स को डेटा सेंड करना है डेस्टिनेशन को, तो जो पहली लर्निंग थी वो लर्निंग मैं यहां भी चालू रखूंगा। क्या 7 बजे सबसे पहले वो वैलिड डेटा बस पे रखेगा, डेटा बस के ऊपर डेटा रखेगा और वैलिड डेटा लाइन को, वैलिड डेटा सिग्नल को अप कर देगा। तो पहले उसने वैलिड डेटा रखा और यहां देखिए, मान लीजिए डेटा रखने में कुछ समय लगा और लेट मी से 5 सेकंड के बाद उसने वैलिड डेटा सिग्नल को अप कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। अब वैसे तो जैसे ये सिग्नल मिला, वैलिड डेटा सिग्नल, हमें ये अंदाजा है कि डेस्टिनेशन ने डेटा कॉपी कर लिया होगा। यस और नो? यस। लेकिन इस बार हमारा मन नहीं मान रहा। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है ना डेस्टिनेशन ने वैलिड सिग्नल देखा, ना उसने डेटा कॉपी किया डेटा बस से। तो अब देखिए, एक थर्ड सिग्नल, एक जिसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक करना, एक प्रोविजन, एक पावर हम डेस्टिनेशन को भी दे रहे हैं कि जब तक डेस्टिनेशन डेटा कॉपी ना कर ले डेटा बस से, तब तक वो क्या नहीं करेगा, वो डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को अप नहीं करेगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या सोचिए। यस, वेरी गुड। एंड द मूवमेंट, जैसे ही डेस्टिनेशन ने डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को अप कर दिया, अब क्या ये श्योरिटी हमें है या अंदाजा है कि भाई डेटा पहुंच गया है? एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है। यस, बहुत अच्छे। अब सोचिए, जैसे ही डेटा पहुंचा, अब ये दोनों सिग्नल क्या मैं डाउन कर सकता हूं? जी हाँ, उसमें भी यहां लगभग दोनों बराबर नजर आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से मान लीजिए 7:10 है, मैं बोलूंगा पहले आप वैलिड सिग्नल डाउन करो, उसके बाद डेटा हटाओ। यस। तो मान लीजिए 7:10 पे आपने सिग्नल डाउन किया, उसके बाद आपने डेटा रिमूव किया। लेकिन देखो मजे की बात, क्या डेस्टिनेशन अभी भी वैलिड डेटा को अप रखे हुए है, डेटा एक्सेप्टेड को? हाँ, मान लेता चाहिए, आई एम सॉरी, ये 10 था, इसको 15 कर देता हूं, इसको 16 कर देता हूं, है ना। ये अप रखने का एडवांटेज क्या है? जब तक डेस्टिनेशन डेटा एक्सेप्टेड लाइन को अप रखेगा, अब ये फ्लो कंट्रोल भी है, वो क्यों? तब तक क्या सोर्स अगला ट्रांसफर इनिशिएट कर सकता है? सोचिए। ये आगे पढ़ना है बहुत डेप्थ में आइडिया हमको, नहीं सर? तो नाउ दिस डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल आल्सो वर्क्स एज अ फ्लो कंट्रोल, क्योंकि जब तक मेरा सिग्नल अप है, मैं आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि अभी मैं अगले अगले कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं हूं। जब रेडी होऊंगा तो मैं इसको डाउन कर दूंगा। जैसे डाउन किया, तीनों सिग्नल दोबारा डाउन हो गए और हमारा सिस्टम दोबारा से एक फ्रेश कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है। व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? अगर सोर्स डेस्टिनेशन से बिना पूछे, क्योंकि डेस्टिनेशन एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, अपने मन से जैसे मैं आप लोगों से बिना पूछे आपके कमेंट डिसेबल करके अपने मन से पढ़ाता रहूं, ये मान लूं कि आपको समझ आ गया, ये मान लूं कि आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो शायद अब आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है, सोचिए वो सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है? बिल्कुल सही बात है ना, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो क्या मुझे आपके एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करना चाहिए? हाँ। और कभी कभी आप एक्नॉलेजमेंट डेलिबरेटली डिले करेंगे, क्यों? बताओ क्यों? या एक क्वेश्चन पूछ लिया ताकि एक लैग जनरेट किया जा सके, ताकि मुझे अगला टॉपिक पे जाने से रोका जा सके। यस और नो? क्योंकि यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट इट। तो नाउ डेस्टिनेशन की कैपेसिटी क्या सोर्स को पता है? मुझे बताओ, इस कम्युनिकेशन में जरूरत क्यों है इस चीज की? सोचो।
डेस्टिनेशन की कैपेसिटी सोर्स को नहीं पता सर, डेस्टिनेशन अलग सिस्टम है, सोर्स अलग सिस्टम है। डेस्टिनेशन कितने लोगों से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। तो जब तक वो वैलिड डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को डाउन नहीं करेगा तब तक मैं अगला कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करूंगा। क्या बात समझ आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन क्या जैसे हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ा, वहां भी तो फ्लो कंट्रोल क्या था, मैं एक्नॉलेजमेंट भेज ही नहीं रहा था, डिस्कार्ड कर दिया, पैकेट बाहर में जाओ। जब तक मैं एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा नहीं तब तक आप वही रिपीट करते रहोगे कहानी। यहां पर बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट तो मैंने भेजा बट उस लाइन को अप रखे हुए उसको नीचे ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं भाई अभी ये वैलिड ही है, इसका मतलब अभी अगला कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है सर। तो सोर्स इनिशिएटेड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म क्या आपको क्लियर हुआ? सोर्स इनिशिएटेड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ? हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसका डिफरेंट मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं, इस पे जरा गौर करिए और आपको मजा आ जाएगा अगर बात समझ आई तो। दूसरा पैटर्न हो सकता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। अगेन सिचुएशन चेंज कर लो, मान लो कि ये सीपीयू है और सीपीयू है और ये मान लीजिए मेमोरी है और सीपीयू को कुछ डेटा कॉपी करना है। अब गेम कैसे चलेगा, मजा आ जाएगा, गौर करिएगा। सबसे पहले सीपीयू पिन चुभाएगा, बोलेगा आई एम रेडी फॉर डेटा, आई एम रेडी फॉर डेटा। ये सिग्नल, ये नाम इस तरह से रखें ताकि आप इनका काम भी समझ जाओ, आई एम रेडी फॉर डेटा। तो जैसे ये सिग्नल सोर्स यूनिट को मिला, अब अगर पहला कम्युनिकेशन होता तो हम तो 2 मिनट के बाद डेटा कॉपी कर लिए होते, ये मानते हुए कि उसने डेटा रख दिया होगा, यही बात है ना। लेकिन अब देखो वो क्या कर रहा है, 7:10, अच्छा 7:10 क्यों कर दिया, उसको 7 ही कर देता हूं। 7 बजे आपने भेजा, 7:05 पे पहले उसने लाइन पे वैलिड डेटा रखा और फिर ये वैलिड डेटा का सिग्नल अप किया। अब जैसे ये सिग्नल मुझे मिला, देखिए ये सिग्नल पहले नहीं था, जैसे ये सिग्नल मुझे मिला, अब क्या मैं कंफ्यूज्ड हूं या मैं श्योर हूं कि सोर्स ने मेरी बात सुन ली और लाइन पे वैलिड डेटा रखा हुआ है? नहीं सर मैं श्योर हूं। ये एडिशनल हो गया ना, स्टॉप सिग्नल वाले मैकेनिज्म में ये एडिशनल सिग्नल हमारे पास नहीं था, अभी एडिशनल सिग्नल हमने रखा है। वी आर वेरी मच श्योर कि अच्छा ठीक है, अभी चीजें हैंडल की जा सकती हैं। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस सर, सीपीयू को एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा। देखिए यहां पर बहुत सारे मैकेनिज्म है ना। तो पहले एक बात समझिए, एड्रेस कैसे होगा, क्या होगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए, ये सारी चीजें अभी हम कम्युनिकेशन करना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल बस हम एक छोटे से आइडिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल बताना पड़ेगा एड्रेस भी कि किस एड्रेस से रीड करना है, बट आपको क्या लग रहा है, क्या यहां पर मैं सिर्फ डेटा बस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, सिग्नल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, क्या यहां पर कहीं भी एड्रेस लाइन होगी अलग से कि नहीं होगी, बताओ? होगी ना सर। बट एक ही जगह अगर सब कुछ लगाएंगे तो फिर आप मैकेनिज्म कभी नहीं समझ पाएंगे, तो एड्रेस बिल्कुल बताना पड़ेगा। यस ठीक है सर। अब मैं क्या बोल रहा था, यस ठीक है। अब यहां देखो, हम जब तक अपना रेडी फॉर डेटा सिग्नल डाउन नहीं करेंगे तब तक सामने वाला सोर्स क्या मान के बैठा हुआ है कि या तो अभी आपने डेटा डाइजेस्ट नहीं किया या अभी फर्दर कम्युनिकेशन करना आप नहीं चाहते। तो ये रेडी फॉर डेटा सिग्नल देखिए इसने अप रखा हुआ है। मान लेते हैं 7:15 पे फाइनली आपने सिग्नल डाउन किया। अब जैसे ही आपने सिग्नल डाउन किया, फिर वही बात है, पहली ड्यूटी है आपकी कि वैलिड डेटा सिग्नल को डाउन कर लो। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि 7:20 पे वैलिड सिग्नल डाउन किया और 7:21 पे डेटा भी लाइन से हटा लिया। क्योंकि आपने सिग्नल डाउन किया तो भी हम 100% श्योर हैं कि आपने डेटा कॉपी कर लिया है। बताइए जरा, इस मैकेनिज्म में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं बड़े मजेदार,
और ये 5 नंबर में 10 नंबर में पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अगर आप मुझसे बोलेंगे एग्जैक्टली ऐसा रन होता है तो हाँ आउटडेटेड है, लेकिन ये कंसेप्ट, ये आइडिया आउटडेटेड नहीं है। आइडियाज तो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते ही हैं, वो कैसे होंगे वो आगे अभी आप देखेंगे। डायग्राम में वैलिड डेटा बाद में हटाया है। इस डायग्राम में कितने पिक्सल का फर्क आपको दिख गया इन दोनों के बीच में? बहुत बढ़िया, अगला पद्मश्री आपको ही देंगे। वेरी गुड। पहले डेटा खत्म होगा देन सीपीयू सिग्नल डाउन करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ क्यों एग्जामिनर इन दोनों को पैरेलल बनाने पे तुला हुआ और क्यों इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फिर भी डिफरेंट बता रहा हूँ। पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये जो बुक का स्क्रीनशॉट मैं यूज कर रहा हूँ ये सर मैंने किससे लिया है? मॉरिस मैन्यू से। तो क्या इस डायग्राम पे किसी को कोई डाउट होना चाहिए? पहले मुझे ये बता दो। ऐसा नहीं है मैं कैटसन पब्लिकेशन से नहीं लिया भाई, तो मॉरिस मैन्यू से लिया है, पहली बात। दूसरी बात, जरा इस बात को समझिए, अगर अगर डेस्टिनेशन ने रेडी फॉर डेटा सिग्नल डाउन किया तो क्या हम श्योर हैं कि वो डेटा कॉपी कर चुका है? समझिए इस बात को। हाँ हम श्योर हैं। तो अगर मैं आपसे क्लैरिटी पूछूं ना, आप जो इसमें आगे पीछे देख रहे हैं, अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको बात समझ आए। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसको पहले किसको बाद में डाउन करूं। आप इसको 21 इसको 20 कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर दिस टाइम 110% श्योर कि डेटा कॉपी हो चुका है। सोचिए जरा, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए शायद उसने पैरेलल भी बना दिया। मैं तो फिर भी वही सिनेरियो आपको समझा रहा हूं जो मैं सिंक्रोनस में समझा रहा था। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब डेटा कॉपी हो ही गया है तो मैं पहले सिग्नल डाउन करूं या पहले मैं डेटा हटाऊं, इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ, आप सोच लो एक बार दिमाग लगा के। बट ये पहले से कैसे पता होगा? क्या अर्पित, क्या बहुत सारे आपने सर्वनाम प्रोनाउन यूज कर लिए, बट ये कौन? ये पहले से कैसे पता होगा? किसके बारे में बात कर रहे हो? दोबारा से लिखो एक बार। बट सर सीपीयू को पहले से कैसे पता रहेगा कि कितने पे डाउन करना है? अबे सीपीयू तो कॉपी कर रहा है या सीपीयू की मौसी कॉपी कर रही है? जब सीपीयू ही कॉपी कर रहा है तो उसको नहीं पता रहेगा कि ये डेटा सिग्नल कब डाउन करना है? सोचो जरा, लगाओ दिमाग। क्या पूछ रहे हो यार? सीपीयू ने तो सिग्नल भेजा है बाबू। रेडी फॉर डेटा सिग्नल किसने भेजा है? सीपीयू ने भेजा है। जब कॉपी कर लेगा तब डाउन कर देगा। बताओ, आपको डबल वैक्सीन तो नहीं लगी अभी? एक भी नहीं लगी है? चलिए, कम से कम हमारी वैक्सीन सही जगह काम आ रही है। क्या मैं पढ़ रहा था, पता नहीं, एक तो मैग्नेट वाली थी, एक और कहानी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने पढ़ रहा था कि पता नहीं आपने भी सुना होगा कि नहीं, एमपी में या महाराष्ट्र में कहां पे किसी को वैक्सीन लगी। कोई महिला थी जो लकवाग्रस्त थी, वो उठ के चलने लगी। गांव वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे, फिर सबने वैक्सीन लगवाई। सुना है आपने न्यूज? महाराष्ट्र में है ना? यस। मैग्नेट तो अलग बात है, उनको लकवा था, वैक्सीन लग के लकवा ठीक हो गया भाई साहब। तो मुझे लगा ऐसा ना हो कोई हैवी डोज आपको भी मिली हो। लेकिन मैं सुबह न्यूज सुन रहा हूँ, या तो इंडिया टीवी सुन रहा हूँ तो आज तक सुन रहा हूँ, इन दोनों में से ही एक था। ऐसे व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, मैं टीवी पे ही देखी है न्यूज। कोई बात नहीं, अभी आइडिया क्लियर हो रहा है क्या? फिर वही बात है, देखिए इन सब आइडियाज को ये जो लोगों ने बनाए हैं ये एक दिन में बैठ के नहीं बनाए। इनको बैठ के आपको पचाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा कैसे, कौन सा सिग्नल कहां से जा रहा है, तो इसमें थोड़ी दिमाग खपाई करेंगे तो बात समझ आने लगेगी।
आज तक तो गोदी मीडिया मत देखा, नहीं मैं वो वाली न्यूज नहीं देखता, आप गलत समझ रहे हो। मैं देखता हूँ टॉप 100। टॉप 100 में सिर्फ आती है बकवास न्यूज, भाई ने भाई के सिर पे फावड़ा मारा, प्रेमी संग प्रेमिका फरार, इस टाइप की। बस 5 मिनट में नाश्ता कंप्लीट, गेम ओवर। मेरे को इंटेलेक्चुअल न्यूज नहीं चाहिए भाई। वो भी न्यूज, एक चैनल है News 18, वही मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादातर। तो ज्यादा ज्यादा बड़ी खबर सुननी नहीं अपने को, इस टाइप की न्यूज, बस एंटरटेन। चलिए, मुझे बेटर लगता है ऐसा। रियल जर्नलिज्म इज इन इंडिया इज डेंजर ड्यू टू मोदी। ये भगवान, सुबीर की नेगेटिव वाइब से मुझे बचाना ना, आज नहीं मैं कूद रहा भाई इसमें। चलिए, ये बात समझ आ रही है। सोर्स इनिशिएटेड, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड, ये क्या कह रहे हैं? आप अपनी क्लास देखना स्टार्ट करो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया हो सकता है कि मैं सुबह उठ के 5 मिनट अपनी क्लास देख लूं। ठीक है सर। तब आ जाता है अगले पॉइंट पे। जो है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। नाउ लेट मी कम टू द अनदर आइडिया, जो है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी जो मैकेनिज्म आपने समझे वो रियलिटी में यहां पर यूज होंगे, और क्या इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है ना? तो पॉइंट बाय पॉइंट, वैल्यू बाय वैल्यू हम एक एक बात ऑब्जर्व करेंगे। फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा, आप मुझे बताइएगा। बड़े मजेदार हैं ये। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, here deal with the problem of how data communication take place between CPU and input output device, and there are properly 3 methods. First is programmed input output, second is interrupt initiated input output, and third one is called direct memory transfer या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएम में बोल देते हैं आमतौर पे। मैं बात क्लियर कर दूं अगेन, मोर और लेस ये तीनों ही टेक्निक आज के टाइम पे आउटडेटेड है, ये पहले बता दूं आपको। इनपुट आउटपुट हैंडल करने की ये तीनों ही टेक्निक काइंड ऑफ आउटडेटेड है, आजकल ये यूज नहीं होती हैं। तो आप बहुत ज्यादा उत्साहित मत होइएगा, बस इनपुट आउटपुट को हैंडल करने की जो कला है उसको समझने की कोशिश करिएगा। यस? जी नहीं, डीएम में भी यूज नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं ना। नाउ वी हैव अ सेपरेट प्रोसेसर कॉल्ड आईओपी, वो अपने लेवल पे सब कुछ हैंडल कर रहा होता है। वी हैव अ सेपरेट प्रोसेसर कॉल्ड आईओपी, ज्यादातर प्रॉब्लम वही हैंडल कर रहा होता है। लेकिन फिर देखो बात समझो, हम कोई फुल फ्लेज कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे। अगर कोई छोटा डिवाइस है, मान लीजिए हमें कैलकुलेटर बना रहे हैं, क्या कैलकुलेटर भी कंप्यूटर होता है? बताओ। हाँ सर, हो सकता है कैलकुलेटर में प्रोग्राम इनपुट आउटपुट आज भी यूज हो रहा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? हम हर चीज को कंप्यूटर नहीं मान रहे ना यार। तो अगर सिंपल सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो वहां पे कोई मेथड आज भी हो सकता है। आपकी वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर यूज होता हो, इट्स पॉसिबल। सर कॉलेज के टीचर ने बोला कि साइकिल स्टीलिंग डीएम में यूज होता है। हाँ बिल्कुल, साइकिल स्टीलिंग डीएमए में यूज होता है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि साइकिल स्टीलिंग कहीं और यूज होगा। कॉलेज के टीचर ने ये सही बोला कि साइकिल स्टीलिंग डीएमए में यूज होता है, बट ये नहीं बोला होगा कि डीएम में साइकिल स्टीलिंग के साथ रियलिटी में यूज हो रहा है। या जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, यूज हो सकता है, लेकिन जो फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर लैपटॉप जिसकी आप बात कर रहे हो, तो दैट इज वेयर जहां हम अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। अभी भी तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं ना जहां पर हम सिंपल मैकेनिज्म यूज कर रहे हो। डीएम में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को जब हम ए कह के बुलाते हैं, ए, तो हो जाता है डीएम ए। ये होता है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। अभी आप देखिएगा आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी सर? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की। मैं इस डायग्राम से सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो आपने
सिंक्रोनस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन सीखा, वो भी आपके काम आएगा और आप भी उसी भावना से समझने की कोशिश करिएगा, वैज्ञानिक बाद में बनिएगा। यस, एक एक करके बात करता हूं। अब देखो क्या क्या नजर आ रहा है। इधर है सीपीयू, इधर है इनपुट आउटपुट, और बीच में है हमारा इंटरफेस। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? वो जरूरी है, बिना खुश हुए, बिना मजा किए अपन कुछ चीज सीख ही नहीं सकते ना, दिमाग बोर हो जाता है ना। चलिए, और मुझे तो कुछ नया क्रिएट भी नहीं करना पड़ता, मैं यहाँ कुछ चुटकुला थोड़ी सुना रहा होता हूँ, आप लोग खुद ही इतनी जबरदस्त बातें कर रहे होते हैं कि बस क्या कहें। चलिए, तो यहाँ देखिए सीपीयू हमारे पास है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे पास है, और पूरा मैकेनिज्म एक एक करके गौर से सुनिएगा। अब देखिए यहां पर सीपीयू इनपुट आउटपुट रजिस्टर में एक बिट रखे हुए, सिंगल बिट जिसको बोलते हैं स्टेटस रजिस्टर, वहां पे एक फ्लैग बिट है। मेरी बात सुनिए, एक सिंगल रजिस्टर है जिसका नाम है स्टेटस रजिस्टर, वहां पे एक फ्लैग बिट है। मान लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर f की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब डेटा रजिस्टर के अंदर अभी डेटा है कि नहीं है। अगर f की वैल्यू 0 है तो डेटा रजिस्टर के अंदर डेटा नहीं है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इंटरफेस में जो डेटा रजिस्टर है उसके अंदर जेन्युइन डेटा है। क्या ये बात समझ आती है आपको? तो अब सीपीयू कोई टेंशन नहीं ले रहा। अच्छा, यहां पर डेटा बस, एड्रेस बट, वो सब कंट्रोल सिग्नल दिखाए गए हैं, बट अगेन क्या उन पे हमें फिलहाल टेंशन लेना है? नहीं। तो उसने कैसे उसको समझाया होगा वो एक अलग कहानी है। फिलहाल मैकेनिज्म ये है, गौर करिए, सीपीयू हर 1 मिनट के बाद जाएगा और पूछेगा डेटा है। अब वो कैसे पूछेगा? वो इंटरफेस का फ्लैग बिट चेक करेगा, 0 या 1। अगर आपको याद हो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ते हैं तो ना फ्लैग बिट और टर्न वेरिएबल वाला आइडिया यूज करते हैं। यस, कुछ वही मैकेनिज्म है। ये आएगा और देखेगा फ्लैग की वैल्यू 0 है, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर देखेगा क्या अब 1 है, नहीं 0 है, फिर चला जाएगा। और ऐसा ये कब तक करेगा मुझे बताओ? सीपीयू इंटरफेस का रजिस्टर कब तक चेक करता रहेगा? जब तक वो 1 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या सीपीयू घर से बिरान है, परेशान है, सीपीयू अनाथ है, सीपीयू बेरोजगार है? जी हाँ, बस बार बार आ रहा है, रजिस्टर चेक कर रहा है, वापस जा रहा है, बार बार आ रहा है, रजिस्टर चेक कर रहा है, वापस जा रहा है। अब यहां पर आप एक आइडिया समझ सकते हैं, जो मैं भी बाई चांस चलिए रैंडमली बोल रहा था, बट क्या कैलकुलेटर के लिए ये एक आइडियल मैकेनिज्म हो सकता है? भाई जब मैं बटन नहीं दबा रहा तो क्या काम कर रहा है बताओ? तुझे ऑर्केस्ट्रा में बैंड बजाना है जाके, है तुझे मोदी की आलोचना करनी है, सड़क पे लाइट जलानी, क्या करना? कुछ नहीं करना ना। तो क्या इस तरह के सीपीयू से इस तरह का बर्ताव कराया जा सकता है? सोचिए, कराया जा सकता है कि जब तक कोई बटन नहीं दबा रहे कैलकुलेटर में, बस यहां बैठ और आके ये रजिस्टर देखता रहे, 0 है कि 1 है, 0 है कि 1 है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। इसलिए से बोल रहा है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, को प्रोग्राम कर दिया हमने, लूप में फंस गया बेचारा। यस, अब जरा आ जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ। देखिएगा जरा इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये 3 सिग्नल क्या आपको असिंक्रोनस ट्रांसफर की याद दिला रहे हैं? गौर करो, नाम ही तो बदला है, बाकी सब बातें तो सेम है। जी हाँ, तब अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्टेप याद दिला देता हूं। स्टेप नंबर 1, अच्छा इनिशिएट कौन करेगा? ऑब्वियसली इनपुट आउटपुट डिवाइस ही करेगा ना। तो स्टेप नंबर 1, पहले वो वैलिड डेटा इनपुट आउटपुट बस पे रखेगा। यस और नो? यस। स्टेप नंबर 2, अब ये पुरानी लर्निंग है तो यहां मुझे लगता है मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, उसके बाद डेटा वैलिड सिग्नल फायर करेगा, ये बताने के लिए कि जनाब इनपुट आउटपुट बस पे जो डेटा है वो गार्बेज वैल्यू नहीं है, वो वैलिड डेटा है, कृपया करके उसको अपने डेटा रजिस्टर में कॉपी कर लो। यस। अब जैसे ही ये डेटा वैलिड सिग्नल मिला इंटरफेस को, इंटरफेस तुरंत स्टेप नंबर 3 में ये डेटा इस रजिस्टर में कॉपी कर लेगा लाइन से उठा के। बताओ ये बात समझ आ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो।
हाँ सर, बहुत आसान बात है, ये यहां लाइन से उठा के इधर कॉपी कर लिया। यस। अब स्टेप नंबर 4 में जैसे इसने कॉपी किया, जैसे इसने कॉपी किया, स्टेप नंबर 4 में ये अपने फ्लैग को 1 करेगा। फाइनली वो सावन की बारिश हो गई, फाइनली करण अर्जुन आ गए, इसने फ्लैग को 1 किया। और ये भी लिख देता हूं, स्टेप नंबर 4 में 1 किया ताकि आपको बाद में याद रहे। और स्टेप नंबर 5 में डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल हाई कर दिया, ये बताने के लिए कि हाँ भाई साहब आपका डेटा हमने कॉपी कर लिया है। यस। वैसे तो इटरेशन खत्म हो गई, बट मैं नंबर आगे भी चलाऊंगा। अब आप जानते हैं जिसमें आप बहस कर रहे थे, हालांकि कोई मतलब नहीं, जैसे ये डेटा वैलिड, डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल हाई किया, अगर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के रेस्पेक्ट में देखूं तो क्या अब वो स्टेप नंबर 6 में वैलिड सिग्नल दोबारा डाउन करेगा और स्टेप नंबर 7 में वैलिड डेटा हटा लेगा? हाँ, क्योंकि डेटा तो जा चुका है। अब कायदे से इनपुट आउटपुट डिवाइस तो नए कम्युनिकेशन के लिए तैयार है सर। इनपुट आउटपुट डिवाइस कह रहा मुझे अगला कम्युनिकेशन करना, बट गौर करना, जब तक इंटरफेस डेटा एक्सेप्टेड लाइन नीचे नहीं करेगा तब तक आईओ अगला कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। याद है ना पुरानी कहानी? वेरी गुड। अब आ जाइए जरा इस साइड पे। सीपीयू अब तक चक्कर खा के गिरने की हालत में है। रोज सुबह आता सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाने के लिए, भाई साहब डेटा आया है क्या, डेटा आया है क्या? नहीं, अभी नहीं आया। यस। फाइनली स्टेप नंबर 6 हो चुका है, 7 हो चुका है। ओके, लेट मी से फाइनली स्टेप नंबर 8 में सीपीयू को लगेगा ओके फाइनली फ्लैग 1 है, इसका मतलब डेटा आ गया है। तो स्टेप नंबर 7 में, स्टेप नंबर 7 में वो इस डेटा को अपनी डेटा बस पे लिखेगा। यस। और स्टेप नंबर 8 में, स्टेप नंबर 8 में वो इस फ्लैग को दोबारा 0 कर देगा, ये बताने के लिए कि हमने डेटा उठा लिया है। जैसे ही स्टेटस रजिस्टर का फ्लैग 0 होगा, स्टेप नंबर 9 में डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को भी डाउन कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए कि अब हम अगले कम्युनिकेशन के लिए तैयार हैं। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? और फिर सर वही कहानी चालू हो जाएगी। तो अब 1 मिनट सोच लीजिए, मुझे लगता है मैंने शायद कोई स्टेप मिस नहीं किया है। पूरा मैकेनिज्म देखिए, और वो जो पुराना आइडिया था कैसे हमने उसको इस्तेमाल करके, ऑब्वियसली क्या ये मैकेनिज्म आप बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर में इस्तेमाल करोगे? मुझे बताओ, क्या ये मैकेनिज्म किसी बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर में इस्तेमाल करोगे? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई बेबी कंप्यूटर है, या तो हिस्टोरिकली देखे तो शायद किसने किया हो, लेकिन अगर कोई बेबी मासूम कंप्यूटर है, एक ऐसा सीपीयू है जो 2-4 छोटे छोटे काम करने के लिए बना हुआ है, तो इस तरह का काम कर सकता है, isn't it? बताइए सर, पूरा डेटा ऑब्जर्व करिए, फॉलो करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? वैसे ये जितना मैंने बकवास की है वो सबका सब सीपीयू को एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा। सीपीयू कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा। किसको? सीपीयू किसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा मुझे बताओ? इंटरफेस को। जरूरत है उसकी? क्या उसकी जरूरत है? जब सीपीयू डायरेक्टली इंटरफेस से डेटा कॉपी कर सकता है ना, तो फिर इंटरफेस को बताने की जरूरत है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर क्या बोला इसने, क्या शब्द? एक्नॉलेजमेंट। ये जो 1 को 0 किया, ये क्या किया मुझे बताओ? इस 1 को 0 करने से क्या अगले सीजन में टमाटर की खेती करने के लिए इसको 1 से 0 किया? बताओ भाई, ये भी तो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट ही है कि 1 से 0 करना मतलब हमने डेटा कॉपी कर लिया है। इनपुट आउटपुट रीड स्टेप 8 नहीं होगा। स्टेप 8 मैंने कहा लिखा, देखिए ये अलग चीज है, मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों सिग्नल हैं ये तो कंट्रोल सिग्नल है, बताने के लिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं कि राइट करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो एग्जांपल हमने किया वहां पे हम रीड करना चाह रहे थे, तो ये तो कंट्रोल सिग्नल है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं?
मैं यहां पर इन दोनों को समझा रहा हूं कि इग्नोर कर रहा हूं। ना मैं आपसे एड्रेस मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा, ना मैं आपसे कंट्रोल सिग्नल डिस्कस कर रहा। हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन पे, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। समझिए इस बात को। Can more than one input-output device interface have flag 1 at the same time? अब आप समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या किसी कंप्यूटर में एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्या उस तरह के कंप्यूटर में ये मैकेनिज्म, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म सूट करेगा? आप अंदाजा लगाओ। नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं एक इंटरफेस के लिए वेट कर रहा हूं, दूसरा डिवाइस मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इजंट इट प्रॉब्लम होगा। तो ये उस सिस्टम के लिए ज्यादा सूट करेगा जहां पर सिंगल आपके पास हो, या फिर आपको देखना पड़ेगा सीपीयू को किसके लिए वेट कराना है, क्योंकि सीपीयू किसी एक ही इंटरफेस पे ध्यान दे रहा होगा एक बार में। इनपुट आउटपुट बस और डेटा बस, उसको यहां मैंने 7 किया, उसको 8 कर लो, वो एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो वैसे हो भी सकती है साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें बहुत सारे सिग्नल एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही आप इसे 1 करेंगे, आपने कॉपी किया, फिर मैं उसको हटाऊंगा, दोनों अलग अलग बातें। ठीक है, ये बेसिक बात आपको समझ आई। और ये देखिए, मैंने सारे स्टेप्स अगले स्लाइड में, अगले पेज पे लिखे भी हुए हैं। तो स्टेप 1 से स्टेप 4 तक सारा मैकेनिज्म क्या क्या कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ये हमने किया है। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका मैंने एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश की। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल फॉर अ पीसी डिवाइस दैट यूज प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इज एटीए इंटरफेस। अब आजकल नहीं, लेकिन पहले के कुछ कंप्यूटर में आपने इस तरह के कनेक्शंस देखे होंगे, जहां इस तरह की टेप होती थी। Just give me a second. हाँ, ग्रेट। तो ये लिखा है कि ये इस तरह का कंसेप्ट हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, डिवाइस डिस्क, उसमें एक समय यूज होता था। यस, आजकल तो ऑप्टिकल डिस्क की यूज नहीं होती। बहुत अच्छे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैकेनिज्म है बार बार चक्कर कटाने का, क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग है? बस मैं एक आइडिया आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस पूरे सिस्टम में हीरो कौन है? इस पूरे सिस्टम में हीरो कौन है, सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइस? यस, दैट्स द पॉइंट। इंटरफेस तो बेचारा इंटरफेस ही है, उसकी तो कोई औकात नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइस हीरो है। बैठे हुए आराम से अंगूर खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, कहना जब मन होगा फ्लैग सेट करेंगे, वो तो बार बार आके चक्कर लगा ही रहा होगा। तो जो बेचारा हीरो था सिस्टम का, सीपीयू है ना, उसको तो आपने जीरो बना दिया, वो तो आके बार बार चेक कर रहा है। और ये आराम से डेटा रखेंगे, जब रखेंगे तब हम काम करेंगे, तब कहानी आगे बढ़ेगी। सर फ्लैग ना अगर जीरो रहा तो राम राम, ठीक बात है। सर आपकी सैलरी कितनी है, इससे इस प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट का क्या लेना देना है? किस तरह की बातें करते हो यार ये? देख रहे हो, इसलिए इन्हें टॉपिक नहीं समझ आते। बहुत बढ़िया। खैर, सीपीयू की क्लॉक साइकिल्स क्या यहां पर यूटिलाइज हो रही है कि वेस्ट हो रही है, मुझे बताओ। सीपीयू की क्लॉक साइकिल यहां पर वेस्ट हो रही है, क्या ये क्लैरिटी भी है? ओके, अब इस सिनेरियो को चेंज करते हैं सर।
और जो डिफरेंट मैकेनिज्म है, बड़ा मजेदार आइडिया, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट इनिशिएटेड, ये क्या मैकेनिज्म है, क्या फिलॉसफी है, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे सोचिए। मान लीजिए आपके कॉलेज में कुछ ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई है कि आप धरना लेके 4 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे इकट्ठे होकर पहुंच गए डायरेक्टर के पास, एचओडी के पास? हुई होंगी, कभी नहीं गए? अच्छा, आधे लोग कह रहे कॉलेज ही नहीं गए, हॉस्टल मेस के कारण गए होंगे। सही बात है कि हॉस्टल मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, चलो चल के शिकायत करते हैं। हॉस्टल की खिड़कियां तोड़ दी थी, तो फिर तो उन्होंने बुलाया होगा, तुम थोड़ी गए होंगे, तो उन्होंने बुलाया होगा कि भाई खिड़कियां तोड़ दी। गर्मी में कूलर के लिए गए थे, सही बात है। टाइम टेबल चेंज कराने के लिए डीन के चैम्बर में गए बहुत बार। सुसाइड कर लिया था एक बच्चे ने, भगवान, मेरा लैपटॉप चोरी हुआ था, बस समझ गया मैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब आप एक बात समझिए, अगर आप डीन हैं तो क्या बार बार आप जाएंगे हर बच्चों के पास, तुमको प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम है, ऐसा पूछोगे? डीन की खोपड़ी घूम जाएगी। बच्चे बहुत सारे हैं, एक डीन सबको कभी प्रोग्राम्ड मेथड से मैनेज कर ही नहीं पाएगा। यस, तो अब क्या होगा, डीन बैठेगा केबिन के अंदर। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो भी देखेंगे। यस, तो सीपीयू अपना काम करेगा। क्या सीपीयू कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कोई ध्यान देगा या नहीं देगा? सीपीयू कभी ध्यान नहीं देगा, वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है। ये बात ध्यान रखना है ना। क्या सीपीयू के पास इनपुट आउटपुट ट्रांसफर करने के अलावा भी 1000 काम है? हाँ, तो यही काम रखा है क्या यार? वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, कुछ कुछ और काम कर रहा है सर, वो ध्यान नहीं दे रहा। यस, अब ये डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डेटा रेडी हो ट्रांसफर के लिए, तो ये जाके सीपीयू को इंटरप्ट करे कि सर ऐसे नॉक करे। सी बोला क्या है, इसे वो डेटा ट्रांसमिट करना था, कर लेंगे, चलो ठीक है, रुको अभी। इस तरह से आप समझ रहे हो, हमें इस स्टोरी में आइडिया चेंज करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये अभी जो टीवी सीरीज आई थी, ये यूट्यूब पे आई थी, एस्पिरेंट्स, देखी आपने? है ना? जब तक उस लड़के का नाम क्या, नवीन था, क्या था जो हीरो था, उसका नाम क्या था भाई कैरेक्टर का? अभिलाष था। अच्छा, जब तक अभिलाष ऑफिसर नहीं बना था, तो संदीप भैया की बॉडी लैंग्वेज देखी थी आपने? संदीप भैया का रोब था नहीं, वो बेचारा कोशिश करता था कि यार 2 मिनट इस आदमी से बात करने का मौका मिल जाए, पता नहीं क्या सीख जाऊं। कभी ट्यूबलाइट बना रहा है, कभी रेडियो बना रहा है, चिपका हुआ है जबरदस्ती। लेकिन आपने लास्ट एपिसोड में देखा, संदीप भैया पीसीएस है, ऐसा नहीं सड़क चलता आदमी, वो भी पीसीएस है, लेकिन वो आईएएस है। तब आपने संदीप भैया की बॉडी लैंग्वेज देखी? तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है ना। आप एकदम देख के बता ही नहीं सकते कि यार ये सेम कैरेक्टर है, जो कंधे झुके हुए, हेलो सर, हाय सर, ओके सर, बाय सर, जबकि वो फिर भी रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन उसकी भी लैंग्वेज पहले वाली नहीं थी। अभिलाष भी पहले की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, नहीं नहीं भैया, वो भी उसको पता था कि अब वो आईएएस ऑफिसर है ना। तो ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर सर हमने सिनेरियो चेंज कर दिया। अभी आईएएस कौन है? अभी आईएएस सीपीयू है। पीसीएस कौन है? पीसीएस जो है वो आईओ है। ठीक है, तो ये जाके इंटरप्ट करेगा। अच्छा, इंटरप्ट की भी मैं परिभाषा बताऊंगा। आप जाके बार बार डीन के कमरे पे ऐसे नॉक नॉक कर दोगे क्या भाई? ये कौन सा तरीका इंटरप्ट करने का? तो ये इंटरप्ट मैं भले ही लिख रहा हूं, बट ये रियलिटी में इंटरप्ट नहीं होगा, अभी समझाऊंगा क्यों। तो आप इंटरप्ट करेंगे, और आप ही की तरह क्या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरप्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो अब देखिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म कि हम ये बोल दे रहे हैं कि आपको सीपीयू से बात करने का एक ही तरीका है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा यहाँ पे, कि आप उसको ईमेल लिखो। ईमेल, अब मजे की बात क्या है, मान लीजिए आपने ईमेल लिखा, तो ईमेल जब आप लिखेंगे और ईमेल आप पोस्ट कर देंगे, मेल कर देंगे, वो उस तक पहुंचेगा सीपीयू तक, तो ये तो सीपीयू के ऊपर है ना कि वो अपना मेल बॉक्स कब चेक करे, यस और नो,
अगर सीपीयू ने मेल चेक ही नहीं किया, मान लीजिए आज वो बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, वो मेल चेक ही नहीं कर रहा, तो फिर इंटरप्ट हुआ कि नहीं हुआ? इंटरप्ट नहीं हुआ। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते जरूर इंटरप्ट है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस एक तरीके से अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है, कहता सर हमें कुछ बात है। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लास में बार बार बच्चे टोक देते हैं, तो टीचर क्या बोलते हैं? टोकने का नहीं भाई, बीच में हैंड रेस करो अपना, बस, और चुप बैठे रहने का। जब मैं सिर घुमाऊंगा, मैं देखूंगा 4 बच्चों ने हाथ खड़े हुए, तब मैं आपको मौका दूंगा, तब अपनी बात रखना। सही बात है क्या? ये तो उससे भी अच्छा एग्जाम्पल हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। तो अब जिसको इनपुट आउटपुट करना होगा वो अपना हैंड रेस करेगा, कैसे करेगा अभी समझेंगे। और उसके बाद सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब चेक करे, पहले तो कि किस किस ने हैंड रेस किया है, और अगर एक से ज्यादा डिवाइस ने हैंड रेस किया हो तो फिर सीपीयू फैसला लेगा कि किसको मेरे को पहले सर्विस करने का है। क्या ये बात समझ आती है? तो पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं, फिर यहां पर जो पॉइंट लिखे हैं उनको वन बाय वन डिकोड करेंगे। इसको हैंडल करने का पहले डायग्राम देखो, लुक एट दिस डायग्राम। ये एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं डेजी चैनिंग, है ना। आइडिया पहले समझते हैं, उसके बाद जो आपके डाउट होंगे मुझे बताइएगा। यहां देखिए 3 इनपुट आउटपुट डिवाइस नजर आ रहा है, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3। क्या सबको नजर आए? यस। अब गौर करिए, इन तीनों का जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो कॉमन है कि डिफरेंट है? इन तीनों का इंटरप्ट रिक्वेस्ट ही कॉमन है। बहुत शानदार। तब इन तीनों को हमने कॉमन लाइन दी, और इस लाइन के थ्रू ये सीपीयू को जाके इंटरप्ट कर सकते हैं, है ना, यानी कि हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। या यहां पर मैं हमेशा ऐसे मान लेता हूं, लेट मी से एक फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग मान लो कि पहले 0 था और कोई इंटरप्ट किया तो फ्लैग 0 की जगह हो जाएगा 1। अब सीपीयू अपनी मस्ती में मस्त और एग्जीक्यूशन कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गेट में, कि जब हम मैं आपको ऐसे समझाता हूं, सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर अनदर, यस और नो? अच्छा, क्या इन इंस्ट्रक्शन के अंदर भी फेजेस होते हैं जो हम पाइपलाइनिंग में पढ़ेंगे? जी हाँ। जैसे इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेगा। तो जैसे ही इंटरप्ट आता है, क्या सीपीयू उस इंटरप्ट को उसी वक्त सर्विस करता है? नहीं, क्योंकि सीपीयू की खोपड़ी घूम जाएगी कि यार ये क्या, बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो आमतौर पे हम सीपीयू को सिखाते हैं क्या, पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले एक बार जाके चेक कर लेना किसी ने इंटरप्ट तो नहीं किया। ये बात समझ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए डीबीएमएस में आप पढ़ते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस नेचर में एटॉमिक होते हैं? एटॉमिक, जी हाँ। यानी कि या तो पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा या तो नहीं होगा। मैं लिखता हूं int a is equals to 5, तो ऐसा नहीं है कि जी वो 2 बाइट रिजर्व भी कर दिया था, उसका नाम ए भी रख दिया था, 5 नहीं रख पाया जी, इंटरप्ट कर दिया किसी ने। ऐसा नहीं है भाई, पूरा काम करो या तो मत करो। यस, बहुत शानदार। तो अब जब आपने पूरा काम किया तब मैंने जाके चेक किया। क्या ये बात समझ आई? तो कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता। किसी एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरप्ट किया जा सकता है कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान? जी नहीं। एक इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद और दूसरा इंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले बीच में कायदे से इंटरप्ट होता है। बहुत शानदार, ठीक बात है। अब क्या ये भी सीपीयू का विचार है कि वो फैसला ले कि मेरे को इंटरप्ट अभी सर्विस करना है, मेरा मन नहीं है? हो सकता है ना भाई, हो सकता है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा, वो कहता अभी नहीं कर रहा, मैं रुक जाओ, पहले मैं काम पूरा करूंगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये बात समझ आती है? खैर, मान लेते हैं सीपीयू समझदार है और हर इंटरप्ट के बाद वो, या हर इंस्ट्रक्शन के बाद वो चेक करता है, उसे मिला 1। अब मजे की बात देखो, लाइन सबकी पैरेलल है या सिंगल लाइन है? सबकी अलग अलग इंटरप्ट है कि सिंगल लाइन है? सिंगल लाइन है सर। क्या सीपीयू को ये पता है कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट किया है? मुझे बताओ, सीपीयू को भला कैसे पता होगा? सिंगल लाइन है, उसे तो बस ये पता है कि यार किसी को इनपुट आउटपुट हैंडल करना है। चलिए, अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए
कि ये इंटरप्ट दरअसल डिवाइस नंबर 3 ने रेज किया था, डिवाइस नंबर 3 ने। लेकिन गौर करिए, ये जो इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब सीपीयू बोल रहा है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारा इंटरप्ट हैंडल करने के लिए तैयार हूं, सही बात है। लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट है, क्या ये डायरेक्ट हमेशा डिवाइस नंबर 1 के पास जाएगा? गौर करो, अरे हाँ यार, ये तो डायरेक्टली डिवाइस नंबर 1 के पास जा रहा है भाई। अब ये समझदार को इशारा काफी है, ये बात समझाने के लिए पर्याप्त है। वेरी गुड। नाउ देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रायोरिटी, और इस सिस्टम में आपकी फिजिकल पोजीशन ये डिसाइड कर रही है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो मैं जाके हमेशा डिवाइस नंबर 1 से पूछूंगा, यस, कि बताओ तुमको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब अगेन यहां देखिए, ये टर्म देखिए, ये आमतौर पे 1 और 0 लगते हैं, ये आई और ओ है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी इन। अब चोरी के माल में इतना हैंडल करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी इन, दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी आउट। प्रायोरिटी इन, प्रायोरिटी आउट। इस बात का मतलब क्या है, मैंने 1 इनपुट दिया, अगर डिवाइस 1 ने रिक्वेस्ट की होगी, जो कि यहां पर की है कि नहीं, यहां पर नहीं की, अगर की होती तो यहां पे इनपुट आता 1, लेकिन आउटपुट पे ये 0 ही लिखता। यानी कि क्या डिवाइस 2 और डिवाइस 3 को कभी इस बात का पता भी लगता कि सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट दिया भी था? नहीं, उनको लग रहा है यार सीपीयू सुन ही नहीं रहा है। मजे की बात है कि मजा पहले यहां पर किसने उठा लिया? डिवाइस 1 ने। लेकिन इस सिनेरियो में जैसा आप देख रहे हैं, डिवाइस 1 कह रहा नहीं मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं करने का है, तो ये आउटपुट पर भी 1 लिख देगा। अब ये 1 किस तक पहुंचेगा सोचिए, ये 1 पहुंचा डिवाइस 2 तक। यस, अब डिवाइस 2 के पास भी ऑप्शन है, अगर वो आउटपुट पे 0 रख दे तो नंबर किसका लग गया? इसका मतलब डिवाइस 2 का। लेकिन मान लीजिए हमने ऑलरेडी डिवाइस 3 को फिलहाल माना हुआ है, तो ये भी आउटपुट पे 1 रखेगा। जैसे ही 1 रखेगा, ओके, अब डिवाइस 3 समझाएगा कि शायद मेरी सुनवाई हो गई है, मुझे कोर्ट में तारीख मिल गई है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ के ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मुझे बताओ, अगर तीनों एक साथ इंटरप्ट करेंगे तो मौका किसको मिलेगा? अगर तीनों एक साथ इंटरप्ट करेंगे तो मौका हमेशा डिवाइस 1 को मिलेगा, जो कि मिलना भी चाहिए क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 1 है। सीपीयू एक बार में एक से ज्यादा डिवाइस तो हैंडल नहीं कर सकता ना। तो आपका जो सवाल था अगर मल्टीपल डिवाइस होगा तो क्या करने का, तो यहां समझ आ रहा है, उस सवाल का भी जवाब मिल रहा है हमको। मल्टीपल डिवाइस में किस तरह से चीजों को हैंडल करना है। अभी देखो बात पूरी नहीं हुई, अब मजे की बात क्या है। प्रायोरिटी इज चेंजेबल, नो इट्स नॉट, बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर बदलना पड़ेगा सर, तभी प्रायोरिटी चेंज होगी। ये हार्ड देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, इट्स अ हार्डवेयर सॉल्यूशन। यस, तो क्या आप हर 5 मिनट में प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप चेंज नहीं करेंगे। आयुष कह रहे हैं स्टारवेशन हो रहा है। सर जहां भी प्रायोरिटी होगी वहां स्टारवेशन होगा कि नहीं होगा बताओ? द मोमेंट यू से प्रायोरिटी, उसी के साथ स्टारवेशन होगा, इसमें तो कोई कहीं से कहीं तक डाउट है ही नहीं। जैसे कुछ लोग मोदी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे सुबीर भाई स्टार्व कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी के साथ स्टारवेशन टिका हुआ है। सर जो हार्डवेयर पास हो गई उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सर जो हार्डवेयर पास हो गई, पास होगा, पास मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, सीपीयू की तरफ से, जी हाँ सीपीयू की तरफ से ना, यस, सबसे पहले जो है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, जो सबसे लास्ट में है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए अगेन, चाहे वो सिस्टम की बात है या वो रियल वर्ल्ड की बात है, अब मुझे इस पे 2 मिनट बोलना बनता है क्योंकि आप सिस्टम की तरह से गलत ना सोच लें। सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, एल्गोरिदम्स के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, क्या हम डिवाइसेस को प्रायोरिटीज देते हैं? जी हाँ देते हैं। क्या हमें उन्हें प्रायोरिटी देनी भी चाहिए? जी हाँ देनी चाहिए। वो क्यों? देखो इस आइडिया को आप समझो। जैसे अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लूं, जैसे ऐसे बोला जाता है हम सब लोग समान हैं। क्या हम सब लोग सच में बराबर हैं? नहीं है भाई। क्या हम बौद्धिक तौर पे बराबर हैं, आर्थिक तौर पे बराबर हैं, एक्सपीरियंस में बराबर हैं? हम बराबर नहीं है ना सर, ये फैक्ट है। कोई ऐसा बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है।
है ना। तो देश के लिए, देश को, अच्छा मैं ऐसा एग्जांपल दूं जो आधे लोग नुकसान ना हो, देश को रवीश कुमार की जितनी जरूरत है, क्या उतनी ही जरूरत किसी शराबी की भी है जो ठेके के बाहर शराब पी के लेटा हुआ है? मुझे बताओ, ये बात समझ रहे हैं? ये बात तो सब लोग मानेंगे ना। तो फिर अगर रवीश कुमार को अलग से 2 बंदूकधारी गार्ड दे दिए जाए तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत है बात? नहीं भाई, वो पढ़ा लिखा आदमी, जिम्मेदार नागरिक है, टैक्स भर रहा है, अपने हिसाब से जो कर रहा है वो सही भी कर रहा होगा, इजंट इट? तो हर कोई बराबर नहीं है भाई। हमारे लिए प्रायोरिटी है सिस्टम की, समझ रहे हैं? अब डीएम को हमने बहुत बड़ा बंगला दिया है, 2 गाड़ियां दी हैं, 4 बंदूकधारी जवान दिए, क्यों दिए हैं यार? डीएम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा जिला चलाना है। आप चाहते हैं कि रात को लाइट ना, उसको मच्छर काटे? चाहते हैं आप ऐसा कि सुबह डीएम साहब सो के ही नहीं उठे? या सब पूछ रहे डीएम कहाँ है, तो पता लग रहा है जी वो बराबर के नल से पानी भरने गए हैं? ऐसा आप नहीं चाहते। तो दोबारा समझिए, इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति विशेष को या पोस्ट को है। उस आदमी की कीमत इतनी ज्यादा कि हम नहीं चाहते रोजमर्रा के काम में उसका दिमाग खराब हो। हम उसको खाना बनाने के लिए आदमी देंगे, वर्दी तैयार करने के लिए आदमी देंगे, गार्डन पे फूल पत्ती साफ करने के लिए आदमी देंगे। भाई तू बस काम पे पहुंच जाइयो, बस तू डिसीजन मेकिंग कर, वही काम है तेरा। यस और नो? हाँ, वो उसके बाद काम ना करे तो वो भ्रष्टाचार है, ये बात ठीक है। लेकिन ये सुख सुविधाएं ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि वो सेवा के काम में है, वो आप लोगों का ध्यान रखे, इसलिए उसे प्रायोरिटी दी जा रही है। सही बात है। सीपीयू को कैसे पता लगा कि किस इनपुट आउटपुट पोर्ट से इनपुट आया? बताओ भाई, क्या इस बात का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई साहब, मैं ऑलरेडी इस बात को बता चुका हूं कि यहां पर सीपीयू को नहीं पता है, यहां पर सीपीयू को नहीं पता है, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है, और हम हमेशा एक्नॉलेजमेंट डिवाइस नंबर 1 को ही भेज रहे हैं। हाँ, अगर उसने इंटरप्ट नहीं किया होगा तो इस एक्नॉलेजमेंट को आगे पास करेगा, वरना वहीं पे खा जाएगा। यस, अब आगे बढ़े यहां से, अभी तो कहानी कंप्लीट कहां हुई है? अच्छा, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है रुको। सर एक साथ 2 डिवाइस इंटरप्ट कर सकते हैं? मैंने ऑलरेडी बोला है, दोनों नहीं भाई, तीनों भी कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं। अब ये लीजिए, चलो मैं यही सिनेरियो लिख दूं, चलो लो मैंने ऐसा कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, बाकियों को क्या कभी पता लगेगा कि सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट दिया था? नहीं, डिवाइस नंबर 1 का काम बन गया, वो आगे बढ़ेगा। आप इंटरप्ट एक साथ भेज सकते हैं, बट मैं तो एक एक करके सर्विस करूंगा ना, एक्नॉलेजमेंट तो मैं एक को ही दे पाऊंगा। अगर खा गया तो सीपीसी कभी नहीं जा पाएगा। देखिए इसी को तो हम बोल रहे थे स्टारवेशन। क्या डिवाइस नंबर 3 का नंबर कभी नहीं आएगा या शायद बहुत समय के बाद आएगा? डेडलॉक नहीं है सर, स्टारवेशन है। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना जब डिवाइस नंबर 1 सेटिस्फाइड होगा, कभी ना कभी ऐसा भी होगा जब डिवाइस नंबर 2 सेटिस्फाई होगा। तो जब आपसे हाई प्रायोरिटी के सारे डिवाइस सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आपका भी नंबर आ जाएगा। इसमें क्या टेंशन है? लेकिन इनके पास क्या अधिकार है? जब तक इनका नंबर नहीं आएगा, क्या ये अपना इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 ही रखेंगे? सोचिए। हाँ, आप सीपीयू जाके काम कंप्लीट करेगा, फिर चालू करेगा, देखेगा फिर 1 है, ओके। आप सीपीयू समझ जाएगा शायद अब कोई और डिवाइस रहा होगा, तो मैं तो इंटरप्ट करके रखूंगा ना। जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा तब तक मैं शिकायत करता रहूंगा, कभी ना कभी तो नंबर आएगा। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? यस, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए कहानी, देखिए कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए, अच्छा एक और बात मैं यहाँ थोड़ी सपोर्ट में बोल दूं। आमतौर पे उन डिवाइसेस को हाई प्रायोरिटी दी जाती है जिनका इनपुट आउटपुट स्पीड ज्यादा होता है या कम होता है?
जिनका इनपुट स्पीड ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर चूज करना हो कीबोर्ड में और आपकी हार्ड डिस्क में, तो कीबोर्ड बहुत लिमिटेड रेट से डेटा ट्रांसफर करेगा, हार्ड डिस्क बहुत हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर करेगा, तो हार्ड डिस्क को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए रिलेटिव टू कीबोर्ड और रिलेटिव टू माउस। ये बात समझ आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़िए। अब देखिए अब होगा क्या। मान लीजिए फिलहाल इस एग्जांपल में मान लूं कि डिवाइस नंबर 1 ने इंटरप्ट किया और उसका नंबर आ गया। अब जैसा मैं आपसे कल भी बोल रहा था, क्या अलग अलग तरह के डिवाइस हो सकते हैं नेचर में? हाँ, उनकी प्रॉब्लम अलग अलग तरह की हो सकती है। डिवाइस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग अलग तरह की हो सकती है। तो अभी क्या करना है, ये भी तो सीपीयू को सोचना पड़ेगा ना। सीपीयू को तो नहीं पता क्या करना है। ओके, तो यहां देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, वेक्टर एड्रेस ऑफ द डिवाइस। तो अब क्या किया हुआ है इसने, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल मुझे ऐसे याद आते हैं, कभी आप बस में ट्रेन में ट्रेवल किए हो, है ना, एसी में नहीं, साधारण ट्रेन में बस में, तो कुछ भिखारी आते हैं चिट्ठी लेके। देखा आपने ऐसा? वो भीख नहीं मांगते, वो चिट्ठी दे देते हैं, प्रिंटेड चिट्ठी। उसमें ऐसा लिखा रहेगा ये बहुत गरीब है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लिख पढ़ नहीं सकता, इसको ऐसे 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 करके इसको कुछ पैसा दो, इसकी मदद करो। यस, खासकर स्कूल में भी देखा है मैंने इस तरह के भिखारियों की। तो पहुंच इतनी है, स्कूलों तक में देखे हैं मैंने। आपने देखे हैं क्या? हमारे स्कूल में एक बार एक दो ऐसे आए थे। कॉलेज में भी आता है ना। यस, इसका मतलब आप और मैं एक ही समाज में रहते हैं। बहुत शानदार। ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड भिखारी हैं, ये नॉर्मल भिखारी नहीं है। अलग अलग मार्केट में चलन है भाई, अलग लेवल पे लोग खेल रहे होते हैं। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, वो आप उससे पूछोगे या वो ऑलरेडी आपको एक चिट्ठी दे रहा है जिससे पढ़ के आपको डिसीजन लेना है? अच्छा, उसको 1 रुपया देते आपको शर्म आएगी, आपको लग रहा है चिट्ठी विट्ठी लेके आया है तो इसको 10 रुपया तो देना पड़ेगा। नहीं, शर्म आएगी, आप 1 रुपया नहीं दे पाएंगे उसको। 10 में भी नहीं मानेंगे, सही बात है, ज्यादा भी मांग सकते हैं। अब देखिए ठीक उसी तरह से ये डिवाइस कह रहा है, क्यों मैंने अब आपको एक कहानी सुनाई? अच्छा, आपको कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि ये डिवाइस कह रहा है कि मैंने सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको बोलता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मुझसे बोलो क्या लिखा हुआ है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम क्या बताता है, ये प्रोग्राम ये बताता है कि इस डिवाइस की सर्विस कैसे करनी है। बात समझ आई? तो जैसे ही डिवाइस 1 को पता लगा कि अच्छा मेरा नंबर आ गया, मैंने अगले को तो 0 भेजा है, ये इस कॉमन लाइन पे इस प्रोग्राम का बेस एड्रेस, मान लीजिए इसका नाम मैं B1 रख देता हूं, बेस एड्रेस 1, ये बेस एड्रेस 1 रखेगा और ये एड्रेस 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 पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचेगा? सीपीयू के पास। अब क्या सीपीयू को फाइनली पता लग जाएगा कि ये किसका इंटरप्ट था? सोचिए। हाँ, अब जाके सीपीयू को पता लगा अच्छा यार ये डिवाइस 1 का इंटरप्ट था और वो मुझे एड्रेस बता रहा है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का। तो अब मुझे क्या करना है? प्रोग्राम काउंटर, आगे मैं बात करूंगा। प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर के अंदर B1 को लोड करेगा और फिर इसको रन करना चालू करेगा। इसके अंदर पूरी राम कथा लिखी हुई है कि डिवाइस 1 के साथ क्या करने का। अब बताओ बात में कुछ मजा आया क्या? कुछ बात समझ आई क्या? Yes. Now this is called vectored interrupt. This is called vectored interrupt. यानी कि इंटरप्ट करने के साथ साथ, वेक्टर बोलते हैं एड्रेस को, इंटरप्ट करने के साथ साथ आपको एक एड्रेस दिया जा रहा है जहां जाके आपको प्रोसेसिंग करनी है। एक और बात मैं बता दूं, इस डायग्राम में इस आइडिया को कवर नहीं कर रहे। एक और फिलॉसफी होती है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक दोस्त, क्या बोले, आपका एक क्लासमेट है, बहुत पढ़ाकू है, चुप चुप रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। मैं समझाता हूँ आपको, दोनों फिलॉसफी समझाता हूँ। आप उसके पास गए और आपने उससे बोला भाई आज कॉलेज के बाद चलने का है, मेरे साथ चलियो। अब आप मुझे बताओ वो तुरंत मान जाएगा या आपके ऊपर लाखों सवाल फेंकेगा?
वो ऐसे नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा, बोलेगा कहाँ चलना है, क्यों चलना है, कब चलना है, वापस कब आएंगे, हजार समस्याएं होंगी उसे। यस और नो? यस। जब हर एक सवाल से वो सेटिस्फाई होगा तब शायद वो फैसला ले। लेकिन अगर वहीं आपका घनिष्ठ मित्र आपकी तरह क्लास में पीछे बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि मैं पैदा क्यों हुआ, इस जीवन में क्या करने का, जब आप उससे बोलोगे कि भाई चलना है, क्या चलो, कोई टेंशन नहीं है, चलो बताओ कहाँ चलना है, वो आपके साथ चलेगा सर। उसे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वापस आएंगे, कब आएंगे, वो चलेगा आपके साथ। तो जब आपकी मित्रता पक्की है तो ये वेक्टर्ड इंटरप्ट हुआ या नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट हुआ? जब आपकी दोस्ती पक्की है सर, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, आप बस इंटरप्ट कर दो, वो हैंडल कर लेगा, है ना। तो क्या कुछ डिवाइस ऐसे हो सकते हैं जिनकी सेपरेट इंटरप्ट लाइन हो और सीपीयू को पहले से याद करा रखा है कि मेरा रूटीन कहां पे लिखा है, मैं नहीं बताऊंगा, तेरे को पता है, तू मेरा पक्का दोस्त है, वहीं जाके कर लियो हैंडल खुद। अगर इस तरह का कम्युनिकेशन है तो कैसा इंटरप्ट है? ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। बट अगर दोस्ती पक्की नहीं है, नॉर्मल दोस्ती है, जैसे यहां पर आपको ऊपर देख के नजर आया, तो ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है। यहां पर मैं आपको एड्रेस बताऊंगा उधर जाने का, उस प्रोग्राम को रन करने का, तब आपको मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? ऑब्वियसली ये सारी लाइनें पैरेलल भी तो हो सकती है ना, हो सकती है, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड, सबसे सस्ता मैकेनिज्म है चीजों को हैंडल करने का। तब आप मुझे बताएं, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, ये जो आइडिया था इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट का, क्या मैंने यहां पर सच में सीपीयू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? क्या मैंने सच में सीपीयू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? हाँ, दी है। क्या मैं एक बार में एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस भी हैंडल करने में कैपेबल हूं? हाँ हूं। अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको दिखाऊं, रिलेटिवली सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फास्ट भी है। हियर फिक्स्ड प्रायोरिटी और रिक्वायरमेंट पर भी, जैसा कोई पूछ भी रहा था, क्या रिक्वायरमेंट पे हम चेंज कर पाएंगे प्रायोरिटी? नहीं कर पाएंगे सर। अब इस मैकेनिज्म में अगर कोई सिंपल कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, मुझे बताइए। सर आईएसआर में डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे देगा? उसने पहले से लिखा होगा, उसने पहले से लिखा होगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ऋतिक, डिवाइस ड्राइवर सुना है? हर डिवाइस को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तो आपको चाहिए ना। यस। तो वो डिवाइस ड्राइवर ही ये रूटीन है जो बताएगा कि भैया इसको ऐसे हैंडल करते हैं। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, सिद्धांत सिंह पूछ रहा है, तो सर नॉन वेक्टर डिवाइस की प्रायोरिटी वेक्टर डिवाइस से ज्यादा होगी? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों अप्रोच एक साथ होंगी, अलग अलग मैकेनिज्म है। अगर इस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं तो ये सिस्टम क्या करेगा? इस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम नॉन वेक्टर इंटरप्ट फॉलो करेगा, है ना। लेकिन अगर पहले से ये सेटिंग बना के रखी गई है, सीपीयू को पहले से नॉलेज है किसका डेटा कहां पर है, तो ऑब्वियसली वो सेटिंग डिफरेंट है, वो ये वाली सेटिंग नहीं है। प्रायोरिटी का डिसीजन तो हम पोजीशन से कर रहे हैं इस मैकेनिज्म में, इजंट इट? प्रायोरिटी का डिसीजन पोजीशन से कर रहे हैं। मुझे बताओ, ये बात अभी समझ आ रही है क्या? ओके ओके। अभी इनके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, बट पहले मैं बेसिक्स क्लियर करने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। If someone send trap interrupt in all group of interrupt using AI या using artificial intelligence या using hacking techniques, फिर वही बात, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए भाई। अरे इनपुट आउटपुट डिवाइस है भाई, ट्रैप इंटरप्ट क्या होता है? ऐसी की तैसी कर देंगे उसकी। आपको क्या लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने वाले, डिवाइस ड्राइवर लिखने वाले पागल है क्या? आप प्रॉब्लम दो, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ये मैकेनिज्म है। यस,
आप प्रॉब्लम जनरेट करो, कुछ करके दिखाओ, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इंटेल का A2C59A जो चिप है वो यही डेजी चैनिंग मैकेनिज्म यूज करता है, यानी कि इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट ही हैंडल करता है। हालांकि बस ये आपको एक तसल्ली देने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए है। उसके अलावा गूगल और विकिपीडिया खुला हुआ है, आप जितना चाहे और पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए बस अप्रोच समझना इंपॉर्टेंट था। ये आपने लैब में बहुत यूज किया है, बड़ी किस्मत वाली हैं आप। आधे लोग तो इसे पहली बार देख रहे होंगे, आधे लोगों ने तो लैब भी नहीं देखी होगी, आपने लैब में जाके ये चिपसेट यूज कर लिया। बहुत शानदार, बहुत लोगों को जलन होगी आपकी बात सुन के। चलिए अब यहां पर एक कहानी सुनिए। कहानी क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर स्टडी करें। अच्छा, मैं यहीं पे इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, या लेट मी टेक अ न्यू पेज। इस बात को ऐसे समझिए कि चाहे सीपीयू के थ्रू हो रहा है या कैसे हो रहा है, बट इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्चुअली ज्यादातर केस में जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो सीपीयू में जाता है या वो मेमोरी में जाता है, बस इतना बताओ पहले मुझे। वो जाता है भाई मेमोरी में। अल्टीमेट डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं, अल्टीमेट डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन सीपीयू यहां पर एक तरह का इंटरमीडिएटरी बना हुआ है ना, और सीपीयू डेटा को रिले करते हुए मेमोरी तक पहुंचा रहा है। ये बात समझ आ रही है क्या? तो अब क्या हम सीपीयू को एक ऐसे काम में लगा के रखे हुए हैं जिसका ना सोर्स सीपीयू है ना डेस्टिनेशन सीपीयू? सीपीयू का काम तो बेचारे का प्रोसेस करना था। यस, अब ये ऐसा ही मैकेनिज्म हुआ। सोचिए कि कभी कभी आपको किसी शहर ए से किसी शहर बी में जाना हो और बीच में कोई शहर सिटी है सी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको सिटी के अंदर से जाना चाहिए या अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो बाईपास लेना चाहिए। इट्स कॉमन सेंस थिंग है ना। अब पहले हमारा जो रोड नेटवर्क था वहां इतने बाईपास नहीं थे, अभी धीरे धीरे बहुत सारे बाईपासेस, हर बड़े शहर का आपको बाईपास मिलेगा। कभी कभी तो फिर वो बाईपास भी सिटी में शामिल हो जाता है, फिर उसका एक और बाईपास बना देते हैं लाइक दिस, या क्या बोलते हैं उसको, फ्लाईओवर बना देते हैं, पूरे शहर के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया। यस, जैसे मुझे याद है ये पानीपत, अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे पूरा पानीपत फ्लाईओवर, टेंशन ही खत्म। या अभी दिल्ली का एक वो पूरी बाउंड्री बना दी है, उसका नाम क्या, पेरिफेरल, दिल्ली की पूरी बाउंड्री बनाई है। पटना में भी है, बस बहुत। रिंग रोड जिसे बोलते हैं आमतौर पे बड़े शहरों में, रिंग रोड बोलते हैं ना, बाहर का चक्कर लगाओ। हैदराबाद में भी है, मेरे को याद है। इस तरह से, बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप समझ गए गेम क्या है। तो अब शायद समय आ गया किसको बाईपास करने का, अब समय आ गया सीपीयू को बाईपास करने का। अगर इनपुट में मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में डेटा जाने का है और मेमोरी से इनपुट आउटपुट में आने का है, तो सीपीयू की जरूरत क्या है। लेकिन हमें भूलना नहीं है, इस पूरे गेम में कहीं पर भी हल्का सा भी डिसरेस्पेक्टफुल नहीं लगना चाहिए। किसको? सीपीयू को भाई, वही अल्टीमेट मास्टर है, अल्टीमेट मास्टर वही है ना। तो हम इसको बाईपास जरूर करेंगे, हम इसको बाईपास जरूर करेंगे, बट उसकी इज्जत का हम ख्याल रखेंगे। ये बात समझ आ रही है क्या? हालांकि सीपीयू ने अपनी ड्यूटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि ज्यादातर काम में सीपीयू डायरेक्ट इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल आपको लेके बताऊं, कुछ ऐसा होने वाला है कि जो मैं डिवाइस यहां पे यूज करूंगा उसका नाम रखूंगा डीएम में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर। डिवाइस का नाम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, जो आइडिया यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर। बेसिकली आप ऐसे मान लो कि ये प्राइम मिनिस्टर है और ये प्रेसिडेंट है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं, ये प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट है। अल्टीमेटली अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो, है ना,
तो कौन ज्यादा पावरफुल है? अब देखिए, ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखने में ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, शायद है भी, लेकिन क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन सब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तो रियल मजा जो है, पावर को फील अगर आपको करना है तो फिर आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगेन, अब आप कोई भी अब आप कोई भी, अच्छा वो कह रहा कोई नहीं, अब अगर आप कोई भी आइडिया देखेंगे, कोई भी कभी फंक्शन आप देखिए, तो ज्यादा रेस्पेक्ट किसकी होती है, प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की? ज्यादा रेस्पेक्ट प्रेसिडेंट की होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कभी आप देखिएगा, क्या बताऊं, 26 जनवरी की परेड में जब प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है तो प्रधानमंत्री वहां लाइन में खड़ा मिलता है, यस और नो? तो प्रधानमंत्री पहले लाइन लगा के खड़ा रहेगा, फिर वो उतरेगा, फिर नमस्ते करेगा। तब सिमिलरली जब जाना होगा तो पहले कौन जाएगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? पहले प्रेसिडेंट जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जाएगा। यस, तो इसी तरह का। लेकिन लेकिन और ये प्रेसिडेंट बार बार क्या याद दिलाता रहता है पीएम को कि ज्यादा पावरफुल कौन है? हाँ, है ना? तो एक तरीके से ऐसा मान लीजिए, हम मानते हैं प्रेसिडेंट इतना बिजी है या इतना शांत प्रिय, वो कहता है 5 साल के लिए चलो भाई तुम चला लो देश, बीच में कोई बदतमीजी करी वापस ले लूंगा, यही तो मतलब हुआ। 5 साल के लिए कहता तुम चलाओ देश अपने हिसाब से, देख लेना, कोई ज्यादा गड़बड़ी हुई तो मैं इसको पूरा कंट्रोल वापस लूंगा, प्रेसिडेंट रूल लगाऊंगा। फिर 5 साल के बाद फिर किसी और को ड्यूटी देगा। तो अल्टीमेट जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मीन्स इंडिया, प्रेसिडेंट मीन्स इंडिया, गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, इजंट इट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, देखिए ये बात समझिए, क्या देश और सरकार एक बात है? नहीं, सरकार का काम है देश चलाना, चला पाई तो ठीक है, वरना प्रेसिडेंट किसी और को लगाएगा। एक सरकार गिरेगी अगली बनेगी, गवर्नमेंट गिरती और बनती रहती है, देश वहीं रहता है। चलिए खैर, अपन सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए, अब ये मैकेनिज्म देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता आपको, इसके लिए तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। सुबीर कुछ पूछ रहा है, अच्छा सबको सुबीर के क्वेश्चन का क्या पूछा भाई, मैं मिस कर दिया, क्या पूछा सुबीर ने? केजरीवाल पे कुछ पूछा है? सर, व्हाई केजरीवाल से दैट इंडिया इज रूल्ड नॉट बाय any government, it is ruled by Adani and Ambani, because this narration suits केजरीवाल। आप अगेन इस बात को समझिए, ये सब जो लोग जो बोल रहे होते हैं, यार मैं वही तो बोलूंगा ना जो मेरे लिए अच्छा होगा। मोदी वो बोलेगा जो उसके लिए अच्छा होगा, आप वो बोलोगे जो आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके जब नंबर कम आएंगे, आपके पापा पूछेंगे कम क्यों आए, कुछ बहाना बनाओगे या रहपट खाओगे? बोलोगे मेरा मूड नहीं था पढ़ने का, गाल लाल हो जाएगा आपका, फिर आप कुछ बहाना मारोगे। नहीं, तो ये भी तो फिर ये आपसे अलग कहाँ है भाई? हम लोग खुद तो आइडियल बिहेव करते नहीं, पॉलिटिशियन से चाहते हैं भाई ये हर आदमी वही तो नरेशन बता रहा होता है जो कहानी उसे सूट करे। अभी आप अपना दिमाग लगाइए, ये पिताजी का काम है पता लगाना कि ये जेन्युइन बोल रहा है कि ये बेवकूफ बना रहा है। यस, पोलिंग की बात मैं बाद में करूंगा। तो हर आदमी अपनी कहानी सुना रहा है, आपको समझ आ रही है तो बढ़िया, नहीं समझ आ रही तो रास्ता दिखा दीजिए उसको, क्या टेंशन है? मैं 8वीं कक्षा में था, आपको एक मजे क्या बताता हूँ। मैं 8वीं कक्षा में था, मुजफ्फरनगर एक छोटा शहर मान लीजिए, और वहां पे मुझे आज भी याद है मेयर के इलेक्शन हो रहे थे। किसके इलेक्शन? सिटी मेयर होता ना नगर पालिका का, उसके इलेक्शन हो रहे थे। तो एक कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट थी, उनका नाम था मिथिलेश पाल, मुझे आज भी नाम याद है। देखिए मैं घर के बाहर स्कूटर पे बैठा हुआ था, वो 10-20 आदमी लेके वो करते ना कैंपेनिंग करते हैं पैदल पैदल, वो घूम रहे थे। आके एक आदमी ने पर्चा दिया, पीछे मैडम खड़ी थी, कहता है इनको वोट दीजिए, ये महिला उम्मीदवार है। मैंने कहा तो
मतलब बस इसलिए वोट देना है कि महिला उम्मीदवार है, या पापा कह रहे तुम अंदर चलो? मैंने कहा नहीं, मैंने सही बात पूछी। और इतना तो भाई ने जब कर दिया जब भाई की वोट ही नहीं थी। मैंने कहा मेरे पास तो वोट ही नहीं है, मुझे क्यों कह रहा भाई? लेकिन वोट सिर्फ इसलिए देना है कि ये महिला कैंडिडेट है। भाई रीजन तो बता, सही रीजन तो दे। चलिए खैर, तो हर आदमी अपना नरेशन यूज कर रहा है, आपको वो करिए जो आपको समझ आता हो। सुंदर थी, हे भगवान, इस आदमी के दिमाग की गंदगी देखो भाई। अरे भैया 50-55 साल की वृद्ध महिला रही होंगी। हे भगवान, इसको भाई पाकिस्तान भेजो, ये यहाँ इस देश में रहने लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए होगा क्या। अब यहाँ एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, ये डीएमए प्रोसेसिंग आसान है कि कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स है भाई, और इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो 4 पेज है मॉरिस मैनो में, बस वर्ड बाय वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। यस, वो मैं हमेशा वो पीडीएफ अलग से देता हूं आपको, वो पीडीएफ में अलग से दूंगा। लेकिन अभी जो मैकेनिज्म पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा, ये हर के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें हो रही हैं, एक एक करके देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 1, इनपुट आउट, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ही बात है। यस, तो स्टेप नंबर 1 में ये पेरिफेरल रिक्वेस्ट करेगा किससे? डीएमए से। अब ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, प्रधानमंत्री है ना, ये प्रोसेसर को बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं इनका मैनेजमेंट देख लूंगा। ये मेमोरी आपको नजर आ रहा है, एक समझना। स्टेप नंबर 1, इसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को मेमोरी में कुछ रीड या राइट करना है, कृपया करके ये ट्रांसफर कराओ। ये पेरिफेरल ने किससे बोला? डीएमए से बोला। लेकिन सिस्टम का अल्टीमेट मालिक कौन है? सिस्टम का मालिक कौन है? सिस्टम का मालिक सर सीपीयू है। तो अब गौर करिएगा, स्टेप नंबर 2 में इंटरप्ट के साथ एक बस रिक्वेस्ट सिग्नल चला दिया गया प्रोसेसर के लिए। स्टेप नंबर 3 में मान लीजिए, ये इंटरप्ट अलग से लिख रहा हूं मैं क्योंकि कोई और डिवाइसेस भी हो सकते हैं। ये इंटरप्ट और ये बस रिक्वेस्ट पहुंची प्रोसेसर के पास, क्या कि सर इनपुट आउटपुट अपने को करने का है, कृपया करके बस हमारे हवाले करिए, आप अपना काम करिए। हो सकता है ऐसा? यस। अब स्टेप नंबर 4 में सीपीयू ने बीजी स्टैंड फॉर बस ग्रैंड, सीपीयू ने बस ग्रैंड कर दी आपको। मान लीजिए 5वें नंबर पे आपको पता लगा, और इसीलिए कनेक्शन ऐसे बनाए हुए। मान लीजिए सीपीयू ने अपने ये पॉइंट्स यहां से हटा लिए, और अब सिस्टम की सारी बस सीपीयू ने आपके हवाले कर दी। गौर करिए इस बात पे। तो जैसे ही बस ग्रैंड सिग्नल आपको मिला, अब सिस्टम की सारी बसेस के कंट्रोलर कौन बन गया? प्रोसेसर या डीएम में? डीएम में कंट्रोलर। ये एक छोटा सा मशीन है, मान लीजिए ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का बच्चा है। सही बात है कि नहीं? ये पुराने जमाने का इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। बहुत बढ़िया। अब अगेन जो मैं बोल रहा हूं, कंट्रोल और कंट्रोल और एड्रेस, जिस मैकेनिज्म पे भी हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो इसके पास ये सारा मैकेनिज्म है कि कहां डेटा पहुंचाना है, कितना डेटा पहुंचाना है, वो सब यहां से ये सारी बसेस को यूज करके मेमोरी को बता रहा है। रीड करना है, राइट करना है, ये भी बताएगा। एड्रेस क्या है ये भी बताएगा। क्या बात समझ आती है? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये मेमोरी को बता रहा है, और जैसे ही ये मेमोरी को बताएगा ट्रांसफर शुरू होगा। मजे की बात है, ट्रांसफर डायरेक्ट होगा, ना प्रोसेसर बीच में आएगा, ना कंट्रोलर बीच में आएगा। डायरेक्ट डेटा टू डेटा, यानी कि मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस में, इनपुट आउटपुट से डिवाइस से मेमोरी में, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर कंप्लीट होगा। है मजे की बात? अच्छा, इतने टाइम बताओ, इतने टाइम प्रोसेसर क्या कर रहा है? प्रोसेसर क्या कर रहा है ये बताओ। जिस समय बस ग्रैंड की हुई है, प्रोसेसर सो रहा है, क्या कर रहा है? प्रोसेसर अपना काम कर रहा है भाई। वेरी गुड। तो प्रोसेसर को मान लीजिए एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ और काम करना है, क्या हर काम के लिए बसेस की जरूरत पड़ती है?
नहीं, प्रोसेसर को हर काम को बस की जरूरत थोड़ी है। तो इन द मीनवाइल प्रोसेसर कंप्यूटेशनल टास्क, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन, वो सब कर सकता है। यस और नो? यस यस, तो वो सब ऑपरेशन कर सकता है। अच्छा, एक और बात अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी अलग अलग फेजेस हैं। आगे मैं बात करूंगा मोड ऑफ ट्रांसफर, जैसे भी बात करते हैं, एक बोलते हैं बस्ट मोड, एक बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग मोड। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस समझाता हूं। एक तरीका तो ये है कि प्रोसेसर अब आराम से काम कर रहा है और कह रहा है तुम कर लो यार जो डेटा ट्रांसफर करना है, एक बार में जो पूरा करना करके बताना। अगर एक बार कंट्रोल देने के बाद प्रोसेसर परेशान ना करे और बोले कि तुम सारा का सारा इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कर लो, तो ये कौन सा मोड कहलाएगा? ये कहलाएगा बस्ट मोड। वेरी गुड, ये कहलाएगा बस्ट मोड। अब एक दूसरा आइडिया सुनिए, मैकेनिज्म क्या है। अगर लगातार ये इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता रहेगा तो प्रोसेसर बोलेगा, एक लेवल के आर्ग्यूमेंट कर सकता है ना कि यार मैं तो हैंडीकैप हो गया, मुझे मेमोरी यूज करना है, मुझे इनपुट आउटपुट करना है, क्या बदतमीजी है। तुमने कहा था मुझे बाईपास करोगे, लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया था कि बसेस भी तुम अपने हाथ में ले लोगे। यस और नो? तो बसेस मिल गई कंट्रोलर को, अब ये बैठा हुआ कहता है यार मेमोरी के पास जाना है, क्या करूं। अब देखो मैकेनिज्म क्या है। मान लो प्रोसेसर का अचानक मूड खराब हुआ और उसने बस ग्रैंड लाइन 0 कर दी, क्या वो कर सकता है? लुक एट दिस सिग्नल। और जैसे बस ग्रैंड लाइन 0 हुई, अब ये सब कुछ समझ जाना कि प्रोसेसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया है। यस और नो? प्रोसेसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सिस्टम की बसेस के दोबारा अपने कंट्रोल में ले ली है। जी हाँ, प्रेसिडेंट रूल लगाया, इमरजेंसी लगाई और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यस। अब इस केस में क्या फर्दर कम्युनिकेशन हो सकता है? जी नहीं। और प्रोसेसर का मेमोरीज के साथ काम करना चाहता है, कुछ और काम करना चाहे तो कर सकता है। अब इसको साइकिल स्टीलिंग क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। देखो अगेन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए किस चीज का, ये जो हमारे फेजेस होते हैं। देखिए आमतौर पे जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, खेलिए पाइपलाइनिंग वाली बात काम आ रही है। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड राइट। इंस्ट्रक्शन इन फेजेस में रन हो रही होती है ना। अब ध्यान से देखना, ये बार बार एक्सचेंज करता है। कैसे? ये ऐसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट सुबह उठा, उठने के बाद उसने कहा इमरजेंसी, शाम तक देश में चलाऊंगा। चला ले भाई। 5 बजे जब प्रेसिडेंट थक गया, सोने वाला था, कहता चलो इमरजेंसी हटा दी, रात के लिए प्रधानमंत्री चला लेगा, फिर सो गया। सो के फिर कह रहा फिर इमरजेंसी है, अब मैं फिर चलाऊंगा। लाइक दिस। ऐसा करने से एफिशिएंसी भी हो रही है, प्रेसिडेंट का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, उसे रेस्ट करने का भी टाइम मिल रहा है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए इंस्ट्रक्शन फैच करने में क्या मेमोरी यूज होती है? हाँ, इंस्ट्रक्शन तो मेमोरी में स्टोर होती है। बट मान लीजिए आमतौर पे डिकोड करने पे क्या मेमोरी यूज होती है? नहीं होती, क्योंकि अब तो वो समझ रहा है क्या ऑपकोड है, क्या कहानी है। तो क्या वो सिर्फ इस एक क्लॉक के लिए, जिस क्लॉक में इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, जिस साइकिल में इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, कंट्रोल डीएम में को दे देगा? हाँ, कहते चल तू इतने 1 बाइट ट्रांसफर कर ले, कोई टेंशन नहीं, अभी मेरे को तो इंस्ट्रक्शन डिकोड करने का है, तू 1 बाइट ट्रांसफर कर ले। अब उसने बेचारे ने 1 बाइट ट्रांसफर किया, फिर कंट्रोल वापस ले लिया, कह रहा मुझे मेमोरी से ऑपरेंड लेके आने, वापस कर, फिर वापस हो गए। समझ रहे हो? अब फिर कंट्रोल प्रोसेसर के पास, फिर कह रहा मेरे को एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट कहां होगा? सीपीयू में। क्या एग्जीक्यूट करते हुए मेमोरी की जरूरत है? नहीं, या फिर मेमोरी की जरूरत नहीं है, कह रहा चल तू चला ले, फिर बस ग्रैंड 1 कर देगा, फिर आएगा राइट बैक, कह रहा मेरे को फिर दोबारा से लिखना है, मेरे को फिर दोबारा से मेमोरी में लिखना है, फिर वापस कर, अब मैं चलाऊंगा। लेकिन मजे की बात क्या है, आपको किसकी भावनाओं में नहीं आना, डीएम में की। अबे डीएम में तो गुलाम है, उसका काम ही है, इजंट इट? तो अब मजे की बात समझो, हमें से कंट्रोल देना तो है, बट क्या उस कंट्रोल से प्रोसेसर को कोई परेशानी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसेसर क्या नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग। अगर मैं उसे एक साइकिल में कंट्रोल ना भी देता तब भी तो वो साइकिल बर्बादी होनी थी, मैं तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था मेमोरी पे। यस और नो? यस। लेकिन
मैंने उस डेड साइकिल का भी फायदा उठाया, क्योंकि उस समय मैं तो प्रोसेसिंग कर रहा था, आपको इनपुट आउटपुट करना था। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि एक ही टाइम पे इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग दोनों काम हो रहे हैं। और क्यों इसको साइकिल स्टीलिंग बोलना एक सही परिभाषा, सही डेफिनेशन होगी? यस, क्योंकि हम एक तरीके से उस चीज का फायदा उठा रहे हैं जो लॉजिकली हम वैसे भी वेस्ट करने वाले थे। डीएमए को फिर नहीं बताना है, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। यस यस, हमेशा अल्टरनेटिव यूज होगी भाई। एक टाइम पे क्या बस प्रोसेसर और डीएमए कंट्रोलर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं? दोनों एक साथ कैसे यूज करेंगे? आप लोग पूछिए अपने क्वेश्चन। कॉलेज के लैब में मैंने क्यों ऐसा काम किया सुबीर आपने? पता नहीं किस मल्टीनेशनल कंपनी ने गरीबों का खून पी के वो प्रोसेसर बनाया होगा। मत क्या करो ये। आपको नहीं लगता कॉलेज में पढ़ के आप किसी गरीब बच्चे की सीट बर्बाद कर रहे हो? आप तो खुद भी पढ़ सकते हो। शोषण है ये। कैसी सोच है आपकी यार। कुछ और कर लेते, समाज सेवा कर लेते, पढ़ना ही क्यों था आपको? आपको नहीं लगता आपको समाज सेवा करनी चाहिए? जाके स्लम में पढ़ाना चाहिए। क्यों आप ये कॉर्पोरेट लाइफ की अंधी रेस में लगे हुए? एमटेक करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे ना, शर्म नहीं आती आपको? फिर विदेशी मालिकों के लिए काम करोगे। इससे अच्छा तो ग्रास रूट पे जाओ, कहीं कुआं खोदो, कहीं सड़क बनाओ। नो आई विल सर्व द पुअर पीपल। बेटा सब बकवास है। करना तो आज करो ना। विल क्यों बोल रहे हो? आपको लिखना चाहिए था आई एम। रहा है, रही है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं सेवा कर रहा हूं, मैं करूंगा क्यों बोल रहे हो? बताओ ये बात सही है कि नहीं? तो जब आप सेवा करोगे तब आलोचना करना, फिर आज आलोचना मत करो। खुद खुद कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, खुद पैसा कमाना है, खुद कॉलेज में पढ़ना है, बाकियों में कमी निकालनी है। ये क्या बात हुई? क्यों सेवा करने के लिए राजनीति क्यों जरूरी है? ये तो आप केजरीवाल के रिश्तेदार तो नहीं हो दूर के? अरे कह रहा मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। ये लड़का कंफ्यूज्ड है भाई। चलिए, ये लड़का कंफ्यूज है। अगर ये मतलब जो लोग बड़े रियल होते हैं वो फिर माओवादी भी बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं करेगा कुछ, ये सिर्फ बातें बना रहा है। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये खुद भी कंफ्यूज ही है। अगर किसी चीज में कट्टर विचारधारा हो तो फिर कुछ बात है। जो भी करो फिर उसे नेक्स्ट लेवल पे करो जाके। सर आप कॉर्पोरेट जॉब और पब्लिक सेक्टर में किसको एडवाइस करते हैं? मैं, उदिता पूछ रही, मैं उसको एडवाइस करता हूं जिसमें आप अपने आप को खुश पाते हैं। बस इतनी सी बात है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य खुश होना है। किसी और को परेशान मत करें। अगर आपको खुशी मिलती है सरकारी नौकरी में, वो करें। अगर आपको अमेरिका जाके काम करने में खुशी मिलती है, आप वो करें। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगता है आपके अमेरिका जाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं। लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो कुछ समय के बाद अपने मौसी, मामा, ताऊ, चाचा, चाचा, चाची, मुझे भी वहां बुला लीजिएगा। फिर हम सब वहां पर रहेंगे, फिर अपने मौसा, मौसी, ताऊ, चाचा को बुलाएंगे। धीरे धीरे करके उन सबको बर्बाद कर देंगे। यही स्ट्रेटेजी है हमारी, इसलिए हम भारतीय हैं। चलिए सर। कैन यू हेल्प मी आउट बाय सॉल्विंग माई डाउट क्वेश्चन प्लीज? नो यश मोदी जी, नो। आप मेरी खोपड़ी में घुस चुके हैं और मैं आपको सर 1-to-1 ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूं, इस बात को समझिए।
ग्रुप दिया गया उसका इस्तेमाल करिए। मतलब मेरी स्पेशल क्लास में लगता है बस उसका नाम मैं रखूंगा कल यश मोदी स्पेशल क्लास। नो, आई कांट डू दैट। इतने सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस कैसे करूं? मेरी समस्या समझिए आप। मैं सरकार हूं, मैं सिर्फ आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे दे दूं बताओ? बहुत लोग हैं यार, आप समझ रहे हो? चलिए इस पे होमवर्क करिए, जो ग्रुप दिया गया उसका इस्तेमाल करिए, बाकी जो कल स्पेशल क्लास होगी फिर उसमें आइए, जो क्वेश्चन होगा पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूं। यस सर, आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती होगी बस इस क्लास के चलने तक, क्लास खत्म होती मुझे मेरी औकात पता लग जाती है। चलिए अच्छा, ये लिंक है भाई साहब, कल सुबह कंपाइलर डिजाइन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कृपया इसको एनरोल करिए और आइए कल बहुत बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यस चलिए, बाकी यश मोदी आई लव यू, सुबीर आई लव यू, मजा करिए। ओके बाय बाय।